बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सहर उर्दू वॉइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मुकम्मल नावल जिसका नाम है कैद इश्क और इसकी राइटर है हिफ्सा जवेद। हूर समेत पूरा ख़ानदान आज अपने गांव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थीं। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गाँव में ज़मीनों की देखभाल करते। इनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी हूर के ताया ने। जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तान मशहूर थी। यहाँ परीज़ाद आते हैं। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परीज़ाद को अगर कोई पसंद आ जाए तो उन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर इनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के सिक्त पानी को देखते हुए सबको दास्तान सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परीज़ादा आपके सामने आ गया ना तो आपको लग बता जाएगा। ये ना हर वक्त ऐसी ही बातें करती रहती है। इसकी बातों को इतना ज़्यादा संजीदा मत लिया करो लड़कियों। उठो, आओ, तुम सबको ज़मीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ ज़मीनों की तरफ चली गई। हूर ने इस वक्त अपने बाल खोले रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं। और अभी हूर को ऐसा लग रहा था जैसे इसका जिस्म कांप रहा हो। चार दिन 4 बजे का वक्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। यह मंजर बड़ा सहर अंगेज था। हूर की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर इसकी आंखों का रंग कांच जैसा सब्ज हो जाता। इसकी आंखें इसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा इनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही हूर को देखा था इसका नाम तजवीज़ कर दिया था हूर। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो इनके घर आए और एक अजीब बात कही, अपनी बेटी को कभी अपने गाँव न ले जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है, जो पूरी होगी तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी। इसकी बहुत हिफाजत करना, इतनी खूबसूरती इसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। इस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। इसकी उम्र 20 बरस थी और यह कॉलेज में बीए के पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो इसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। इसकी वालदा एक ही बात कहती थी कि ना जाने इनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी नाजुक वे ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसी सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो इससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फ़र्क था। जो हूर बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज़ दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कज़न्स के साथ झील के पास थी। शाइस्ता का कोई काम था। वैसे भी थोड़ी देर में उन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से पर झील पर बड़ी परीज़ाद आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए हूर को अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और इसके कंधे पर हाथ रखा। चल छोटी, घर चलें। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा आप जाए, मैं आती हूँ। मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं पीछे। अच्छा, जल्दी आ जा। हूर पीछे मुड़ी और अपनी चीज़ें उठाने गई। झील के पास आते ही इसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चौंक गई। कोई झील में नहा रहा था। हूर इस शख्स को देख रही थी जिसके वजूद से इस वक्त यही जाहिर हो रहा था जैसे कोई वैश्य है। हूर न जाने क्यों खड़ी हो गई। हूर के हाथ में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते हुए शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। हूर इसी लम्हे साबित हो गई, क्योंकि मेरून रंग आंखें इसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। हूर ने इस शख्स को देखा, मगर फिर चकराकर झील में ही गिरी। पानी में गिर जाने के बाद इसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ हूर तक आया और इसे ऊपर किया। हूर का चेहरा देखकर ये शख्स हैरान रह गया। कोई इतना खूबसूरत भी होता है। बेहोश हूर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए शख्स ने अजीब एहसास महसूस किया। इसी लम्हे इसके पास एक ह्योला नमदार हुआ। शहजादे वापस चलें। क्यों? बादशाह ने आपको याद किया है और ये इंसान आपके पास क्या कर रही है? तुम्हें इससे मतलब? ये शख्स हूर समेत झील से बाहर आया।
जाना ज़रूरी था, मगर इसका दिल बगावत पर उतर आया। इस परी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये आकर इसने हूर को उठाया और साथ लिया। शहजादे एक इंसान ह्योला गायब होने से पहले बोला, शहजादी कहो इसे, जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी होती है। ये शख्स हूर को इसकी दुनिया से बहुत दूर ले गया। शाइस्ता जो हूर की तरफ आ रही थी, इसकी चीखें बुलंद हुई, अबू जी क्या होगा? शाइस्ता क्यों शोर मचा रखा है? क्या कोई जिन देख लिया तुमने? वो हमारी हूर को कोई उठाकर ले जा रहा था, वो गायब हो गया। क्या कह रही है लड़की? तेरा दिमाग चल गया है दास्तानों को सुन सुनकर? नहीं अबू जी, मेरे सामने हूर गायब हुई है। आलिया और तहरीम भी आ गई, जो फौरन झील के पास गई। यहाँ बैग पड़ा हुआ था और कुछ दीगर चीज़ें, मगर हूर नहीं थी। वो ना हूर का नामो निशान। 2 मिनट पहले मैंने हूर को यहाँ ही देखा था। आलिया के भी सीने छूट गए। एक बाबा कहीं से इनके सामने आया, कहा था ना मत तन्हा छोड़ना अपनी बेटी को, इसके हाथों में लिखी हुई दास्तान पूरी हो जाएगी। अब तुम नहीं जानते थे क्या तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है? वो इसे ले गया है अपनी दुनिया में, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है? ताया जान जैसे ही आगे आए, ये बाबा गायब हो गया। सब लड़कियों की चीखें निकल गई। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद को हूर को इस लंबे से वैसी आदमी के पास देखा था। ऐसा लग रहा था हूर बेहोश है। ताया जान को तो इस लम्हे कुछ समझ ना आया। हूर नदी में तो नहीं गिर गई ना अबू? आलिया ने अपने दिल की बात कही। ताया जान ने यक ठंडे पानी में छलांग लगाई और अपनी भतीजी को ढूंढने लगे, मगर वो होती तो मिलती। फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। मलका बादशाह के साथ तख्त पर बैठी हुई थी। हर तरफ सब मुंतजिर थे कि कब शहजादे आएंगे। मलका के कान में एक मुलाजमा ने आकर कुछ सरगोशी की। मलका फौरन तख्त से उठी। माजरत बादशाह सलामत, मैं आती हूँ, मुझे इजाज़त दें, कुछ ज़रूरी अमूर आगे हैं। बिल्कुल मलका, आप जाएं। मलका फ़ौरन शहजादे के कमरे की तरफ चली गई। मलका जैसे ही शहजादे सुल्तान के कमरे में आई, उन्हें बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई नजर आई और इस शहजादे सुल्तान चुके हुए थे। शहजादे शायद इसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। शहजादे मलका की बातों आवाज़ कमरे में गूंजी। शहजादे ने मुड़कर अपनी वालदा को देखा, जो इस लड़की की मौजूदगी में शहजादे के कमरे में देखकर सख्त भरम हुई। शहजादे बेड से उठे और मलका के सामने झुके। मलका हमेशा उन्हें प्यार से बुलाती थी और सर पर हाथ फेरती, मगर आज मलका इससे शायद बरहम थी। ये सब क्या है शहजादे जी? आप किसको ले आए हैं? आप क्या महल के असूलों से वाकिफ़ नहीं कि यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता, और भी बिना बादशाह की इजाज़त के? हम माफ़ी चाहते हैं वालदा, मगर हम कोई गैर नहीं। हमने उन्हें अपने महल की शहजादी के तौर पर चुना है। हमारे महल के अगली शहजादी ये हैं। क्या आपने इतना बड़ा फैसला हमारी इजाज़त के बगैर ले लिया? शहजादे को पीछे छोड़कर मलका जैसे ही बेड के पास आई, ये हूर की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। मगर हूर की नाजुक मजाजी और खूबसूरती ने उन्हें एक बात समझने पर मजबूर कर दिया, जो ये नहीं समझना चाहती थी। आप एक इंसान को हमारी दुनिया में ले आए हैं। आप जानते हैं इंसान और हम एक दूसरे की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते। इसके बावजूद आप एक इंसान को हमारे महल ले आए। हमें ये अच्छी लगी मलका, और आपने ही कहा था कि हम ये फैसला करेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, तो हम अपनी पसंद ले आए। ये हमारे असूलों के खिलाफ है शहजादे सुल्तान। ये तो यहाँ की दुनिया ही देखकर खौफ से मर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलका, हम खुद उन्हें इस दुनिया के असूल सिखाएंगे। हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। ये होश में आएंगे तो हम चाहते हैं आप बादशाह सलामत से बात करें हमारे निकाह की। आप अपनी हरकत का नतीजा जानते हैं शहजादे। तख्त पर बैठने वाला आपका बच्चा होगा, और अगर आपने इंसान से शादी कर ली तो आने वाले वक्त का कुछ पता है आपको? हमें कुछ नहीं पता वालदा, हमें अपनी शहजादी के तौर पर यही चाहिए। आप बादशाह सलामत से बात करें। आप अपने साथ साथ इस मासूम पर भी जुल्म कर रहे हैं। नहीं वालदा, ये हमारे प्यार है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका प्यार इनके लिए कैद होगा, जो उन्हें सब चीज़ों से दूर ले जाएगा। ये परीज़ाद नहीं, इंसान है और नरमी की आदी हैं। ये आपके साथ आने वाली किसी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम इनकी हिफाजत कर लेंगे वालदा, आप हमें बादशाह की इजाज़त ले दें। मलका मजबूर होकर उठी, मगर जाने से पहले पीछे मुड़कर बोली, उन्हें मेहमान खाने पहुँचा दें। आपके निकाह के बाद ये आपके कमरे पर हक रख पाएंगी शहजादे। जी वालदा। महल में खबर फैल गई कि एक इंसान इनके दरमियान है। बादशाह सलामत इस वक्त अपने तख्त पर बैठे हुए थे। मलका इनके पास आई और अपने तख्त पर बैठ गई। बादशाह सलामत, हमने आपसे कुछ बात करनी है। आपको इजाज़त की ज़रूरत अब से पड़ गई मलका। अकेले में बात कर सकते हैं क्या हम आपसे?
क्यों नहीं मलका, दरबार को खाली किया जाए, अगला दरबार कल सुबह लगेगा। सब लोग बाहर चले गए। इस शाही कमरे में सिर्फ मलका और बादशाह शहरयार रह गए थे। आपके बेटे को अपने लिए शहजादी पसंद आ गई है शहरयार। बादशाह ने अपनी मलका को देखा, फिर खुश होकर बोले, कौन है वो जो हमारे बेटे को पसंद है? एक इंसान है शहरयार, बहुत मासूम। आपका बेटा इसे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले आया है। बादशाह शहरयार फौरन अपनी जगह से खड़े हुए। जी आप क्या कह रही हैं मलका? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो मेहमान खाने में हमने इस इंसान को ठहराया है। बादशाह फौरन से मलका के साथ मेहमान खाने चले गए। ये कैसा नरम एहसास है जो मुझे हो रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे फूल और तितलियां हों। शायद मेरा ख्याल है, लेकिन ये मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? सुनो लड़की, मुझे ये आवाज़ आ रही थी नज़दीक से, जैसे कोई बहुत पास हो। जब मेरी आँख मुकम्मल तौर पर खुली तो मैंने खुद को एक बिस्तर पर पाया। ये बिस्तर मेरे गांव वाले घर का तो नहीं था। मेरे साथ ही एक औरत बैठी थी जो कुछ गीला गीला मेरे सर पर रख रही थी। अब डरो मत, हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने ऐसी औरत अपने गांव में तो नहीं देखी थी। सफ़ेद मोतियों वाला लिबास पहने, चमकते हुए चेहरे वाली ये औरत मेरा सर से हिला रही थी। इसकी आंखें मैरून से रंग की थीं, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। मगर जब इस औरत ने दोबारा कपड़े की मदद से मेरे सर पर कुछ ठंडा सा लगाया तो मुझे इल्म हुआ ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। इसी लम्हे मैं फ़ौरन से बिस्तर से उठी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी तितलियाँ उड़ रही थीं और दूर जाकर बैठ गईं। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आई तो सामने दरवाज़ा था जिसके पास पार फूल और खूबसूरत आबशार थे। मैं कहाँ हूँ? मैं तो झील में थी। आप हमारी दुनिया में हैं, परियों की दुनिया में। परिस्तान मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला जो पिछली तरफ था। अंदर एक 50 साल आदमी आया जिसने भूरे रंग के शाही सादे से पोशाक पहनी हुई थी। इसकी पोशाक के साथ सर पर एक ताज था। साथ में एक औरत थी जिसने सफ़ेद रंग का शाही तर्ज का महारानी फराक पहना हुआ था। सर पर दुपट्टे के साथ ताज था। मेरे सामने जो औरत थी वो इन दोनों के सामने झुकी। सलाम मलका और बादशाह सलामत। तुम जाओ, ये कमरा खाली करो, हम इस इंसान से अकेले में बात करना चाहते हैं। और मैंने इस शख्स को देखा जिसे ये औरत जो मुलाजमा थी बादशाह कह रही थी। इसकी आवाज़ में एक रोब था। मुलाजमा के जाने के बाद मैंने खुद पर नज़र की। मैंने घर वाले सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे मगर मेरे सर पर इस लम्हे दुपट्टा था। तो आप हो वो इंसान जो मेरे बेटे को अच्छी लगी है। मैं इनके लफ्ज़ों को सुनकर हैरान हो गई। मुझे याद था तो इतना कि एक शख्स को देखा था जो झील में, इसके बाद मैं झील में गिरी थी। ये अजीब सी जगह थी। देखें सर, मैं आपको नहीं जानती। यह ज़रूर कोई मजाक है, ना मेरे साथ बहुत बड़ा। आप कौन हैं? मुझे सच बता दें, और मुझे यहाँ क्यों रखा है? आप हमारे रियासत में हैं और हमारे बेटे शहजादे सुल्तान को आप भागे। वो आपको इंसानी दुनिया से अपने साथ ले आए। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कैसी बातें कर रहे थे भला? मैं अपनी दुनिया से दूर कैसे हो सकती हूँ? आप मजाक मत करें मेरे साथ सर। सफ़ेद कपड़ों वाली औरत मेरे नज़दीक आई और मेरे सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं आपके लिए इस बात का एतबार मुश्किल है, मगर आप इस वक्त हमारी दुनिया में हैं। हम एक परी हैं और यहाँ इस सल्तनत की मलका। मुझे इनकी बात अब भी मजाक लगी। बादशाह जिन्हें सब बादशाह ही कह रहे थे वो बोले, हमारे यहाँ कभी किसी इंसान के साथ किसी शहजादे ने शादी नहीं की, मगर सालों पहले हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे। वो ना जाने कहाँ चले गए। वो कहा करते थे कि हमारे बेटे की किस्मत में एक दास्तान है। हमारा बेटा किसी के इश्क में मुब्तला होगा, मगर शहजादी हमारी दुनिया की नहीं होगी। हम मजाक समझते थे, मगर आपको देखकर इल्म हुआ कि यह सब सच है। बाबा, ये किस बाबा का जिक्र कर रहे हैं जो मेरे बचपन में आया था और मेरे बारे में इसने मामा बाबा को बताया था? शायद ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मजाक। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नहीं मानती, ये सब बातें झूठ हैं। मलका जी ने बादशाह ने मुखातब किया मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, हमारे यहाँ रस्म है कि जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं इसे हमारे ख़ानदान में आना होता है। हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि शहजादे एक इंसान को पसंद करेंगे। मलका, आप उन्हें समझा दीजिए हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी कबूल है। हम इस शादी के लिए कभी ना मानते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि वली अहद शहजादे ने उन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा कि तैयारी करें और उन्हें भी समझा दें। मेरे सामने ये सब क्या हो रहा था? बादशाह बात करके चले गए।
मलका ने मेरा हाथ थामा। मैं इस वक्त सकते में थी। मैंने मलका से हाथ छुड़ाया और उठने की कोशिश की। मलका की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं मेरी जान, अब आपको यहाँ ही रहना है बेटा। हमारा बेटा जब आपको लाया था तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर हम क्या कर सकते हैं। आप अब वलीअहद शहज़ादी की शहज़ादी हैं, यानी इनके साथ तख्त पर मलका के तौर पर बैठेंगी आप मुस्तकबिल में। देखिए मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें, मेरे वालिदैन मुंतज़िर होंगे। वो मुझे ना पाकर परेशान हो जाते हैं। आपके बेटे को मैं नहीं जानती और ना ही ऐसी किसी दुनिया पर यकीन है मुझे। मेरा लहजा मजबूत था। मलका ने मेरे हाथ थाम लिया और मुझे प्यार से समझाया। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम यकीन करो ना करो, मगर ये भी एक दुनिया है। देखो हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, मगर कुछ फ़र्क है हम में। तुम हमारे ख़ानदान में शामिल होने वाली पहली इंसान हो जो शादी शहज़ादी बनेगी। तुम मुझे निकाह कर लो, इसके बाद में शहज़ादे से कहूँगी कि वो तुम्हें हो सके तो तुम्हारी दुनिया में ले जाए। आप सच में मुझे यहाँ से निकालेंगी? मलका ने ना जाने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया। मलका की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। इस महल में जो लड़की शहजादी बन जाती है, फिर इसकी दुनिया जिंदगी इसके शहजादे के मुताबिक होती है। वो बादशाह के साथ इसके दरबार में बैठी इसके लोगों का के हर काम करती है, मगर दर हकीकत वो शहजादे या बादशाह की मोहब्बत में कैद कर ली जाती है। हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत अहम मानी जाती है। जो शहजादी की पसंद होती है, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता सिवाय शहजादे के। वो सिर्फ शहजादे का कहना मानती है, बाकी सब इसके हुक्म को मानते हैं। मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। देखिए आप इतनी अच्छी हैं, मुझे जाने देना। मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा बेटा। जहाँ हुक्म बादशाह का चलता है वो हुक्म देकर जा चुके हैं। आप मान जाओ, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने ना जाने क्यों इन गैर लोगों में एक मेहरबान पर एतबार कर लिया। मलका मेरे पास से उठ गई। मलका शहजादे सुल्तान के पास गई। सुल्तान, आपके बाबा ने निकाह की इजाज़त दे दी है। शहजादी राज़ी हो गई। हाँ, मैंने राज़ी कर लिया इसे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त वालदा? आप उन्हें इनकी दुनिया में जाने की इजाज़त देंगे। शहजादे सुल्तान ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। हम उन्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं। जब हमें मुकम्मल तौर पर इतबार हो जाएगा कि वो हमारी हैं और हमें हमारी दुनिया समेत कबूल कर चुकी हैं, तब हम उन्हें ले जाएंगे। शहजादी, ये गलत है, आप इनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। मगर अब कोई रास्ता नहीं वालदा। वो अगर अपनी दुनिया में वापस जाती हैं तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हमसे अलग हो। मोहब्बत करते हैं ना जिससे, इसे इश्क के ज़ंदानों में कैद नहीं करते। हम अगर किसी चीज़ को बहुत मजबूती से थामते हैं तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अरसा नहीं रह पाती शहजादे। हम जानते हैं वालदा, और मुस्तकबिल के हुक्मरान होने की हैसियत से हमने अपनी मलका का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो एक बहुत अच्छी मलका साबित होंगी। मगर शहजादे, एक बात याद रखिएगा, अगर वो अच्छी मलका साबित हो भी गई तो एक अच्छी माँ या बीवी साबित नहीं हो पाएंगी। हमने उन्हें जिस नज़र से देखा है, आप वो नहीं जानती वालदा। इनकी आंखों की चमक बताती है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही बनी है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ बहुत जल्द रहना सीख जाएंगी, और आप इस बात की उम्मीद रखिएगा कि हम कभी इनके साथ ज़रा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि तुम इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आओगे। ठीक है वालदा, अब हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहते हैं। मलका जा चुकी थी। शहजादे सुल्तान खिड़की के पास आए और बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। शहजादे सुल्तान को ज़िंदगी में कभी किसी को देखकर वो एहसास नहीं हुआ था जो एहसास उन्हें हूर के साथ होने से हुआ था। शायद इन दोनों का साथ बहुत अरसा पहले का था। शहजादे सुल्तान जो करने जा रहे थे, इसके मुस्तकबिल के बारे में वो नहीं जानते थे, मगर उन्हें उम्मीद थी कि यह दुरुस्त है। हूर के चले जाने के बाद गांव में लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि न जाने हूर कहाँ चलेगी, कुछ ये भी कह रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर इसे खा गया। भाई साहब, आप लोगों के साथ मेरी बच्ची गई थी, मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुझे खुद नहीं जानता। मेरे सामने ही थी, एक लम्हे में ना जाने कहाँ चली गई वो। हमारे सामने ही वो गायब हो गई। मैंने इसे झील में भी देखा था, मगर झील में नहीं थी। भाई साहब, मेरी बहुत लाडली बच्ची है वो। हमने इसे आज तक एक खराश भी आने नहीं दी। वो तो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, ना जाने कैसी होगी अब। तुम परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी होगी अच्छी होगी। मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ, शायद हमें हमारी हूर के बारे में कुछ बताना पाए।
تو اس کے پاس لے جائیے نا ہمیں، بھائی صاحب آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، چلیں اس کے پاس جلد سے جلد مجھے لے کر جائیں، میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی بیٹی کو واپس لے آئیں۔ نکاح کا سامان آ چکا تھا، حور بستر پر خاموش بیٹھی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے بہت ساری تتلیاں اس کے پاس آئی ہوں۔ وہ اٹھ کر دروازے کے سامنے بنے آبشار کے پاس آئی جس کے اندر اور باہر تتلیوں کا ڈھیر تھا۔ حور اگر عام حالات میں ایسی جگہ پر آتی تو بہت زیادہ خوش ہوتی، اسے عجیب سی بے چینی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ بہت جلد آپ کے اور بابا کے پاس موجود ہوں گی ماں، مجھے امید ہے یہ ایک خواب ہے جس سے بہت جلد میں جاگنے والی ہوں اور آپ سب کے درمیان موجود ہوں گی۔ سلطان ارشمان آج بہت دنوں بعد اپنے دوست سے ملنے شہریار بادشاہ کی ریاست میں آئے تھے۔ ان کا حکم یہاں کی تمام ریاستوں میں چلتا تھا جہاں پریاں اور پریزاد رہتے تھے۔ ارشمان کی اپنی ریاست تھی، مگر جب سب ریاستیں بیٹھتی تو ان کا حکم مانا جاتا۔ ان کی عمر 37 کے قریب تھی، مگر انہیں اپنی رانی کا انتظار تھا جس نے انہیں بہت انتظار کروایا تھا۔ ارشمان کو خبر ہوئی کہ ایک انسان شہریار کے بیٹے سے شادی کر رہی ہے، تو یہ شہریار کی ریاست میں یہ دیکھنے آئے کہ کیوں ایک پریزاد انسان سے شادی کر رہا ہے۔ یہ دربار میں آئے تو شہریار انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ سلام بادشاہ ارشمان۔ سلام شہریار، کیسے ہو؟ سنا ہے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، وہ بھی ہمیں خبر دیے بغیر۔ بادشاہ سلامت، بس آج ہی اس بات کا فیصلہ لیا ہے ہم نے۔ آپ بیٹھے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر نہ کی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ولیمے پر سب کو دعوت نامہ بھیجیں گے۔ کوئی نہیں، ہم دیکھنا چاہیں گے اس انسان کو جس نے تمہارے بیٹے کا دل چرایا ہے۔ ارشمان بیٹھ کے یہ نہیں جانتے تھے کہ جب اب یہاں سے ان کے ساتھ ان کی رانی واپس جائے گی۔ سفید اور گلابی پھولوں کے کام والا یہ لمبا سا فراق مجھے پہنایا جا رہا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے بہت ساری ملازمائیں ہیں۔ ایک ملازمہ میرے پاس آئی، یہ کسی ارشمان کے بارے میں ذکر کر رہی تھی۔ بادشاہ ارشمان آگے ہیں، وہ آج اچانک ہی آ گئے، ورنہ ان کے یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ کیا بادشاہ کی ملکہ بھی ساتھ آئی ہیں؟ ارے نہیں، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ سنا ہے وہ کہتے ہیں جس دن مجھے کوئی لڑکی اچھی لگے گی اسے ملکہ بنا دوں گا۔ 37 سال کے ہو گئے ہیں مگر شادی نہیں کی۔ ویسے ان کے ساتھ کوئی لڑکی رہ بھی تو نہیں سکتی نا۔ ان کی والدہ نے ان کی شادی کے لیے لڑکیاں تلاش کی مگر بادشاہ نے منع کر دیا۔ میرے سر پر خوبصورت سا گلابی دوپٹہ سجاتے ہوئے دونوں ملازمائیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے آج کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میرے پیروں میں جوتے پہننے کے بعد کچھ لڑکیاں مجھے باہر لے جانے لگی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں شاید سب لوگ جمع تھے۔ مجھے لڑکیوں نے ایک تخت پر بٹھایا۔ اسی لمحے بہت سے لوگ کسی کو سلام کر رہے تھے۔ میرے سامنے ایک لمبا چوڑا سا شخص آیا، اس کے چہرے کے نیچے سے ایک کٹ شروع ہوتا تھا جو گردن تک جا رہا تھا۔ اس شخص کا چہرہ بہت خوبصورت تھا مگر آنکھیں، یہ میرون رنگ کی خوفناک آنکھیں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس شخص نے کالے رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی جس کے ایک طرف اس کی تلوار نظر آ رہی تھی۔ اس شخص کے بال پونی کی صورت میں قید تھے۔ اس شخص کے چوڑے وجود سے ہی وحشت ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب احساس ہوا جب یہ شخص میرے قریب آیا اور میرے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ 2 پل کا کھیل تھا۔ جب میں نے نظر پھر کر اوپر دیکھا تو اس شخص کی آنکھیں گہری میرون ہوئیں جس سے سب لوگ پیچھے ہوئے۔ بادشاہ سلامت، کوئی بولا تو اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ میں خاموشی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس بادشاہ ارشمان نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھڑا کیا۔ ملکہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی، ان کے چہرے پر بھی خوف آ گیا۔ یہ وہ انسان ہے جس کو تمہارا بیٹا اپنی شہزادی کے طور پر لایا تھا؟ جی بادشاہ سلامت، بادشاہ شہریار بولے تو ارشمان بادشاہ کی دھاڑ سے میرا دل باہر کو آ گیا۔ یہ ملکہ ہے، میری ارشمان خان کی ملکہ۔ تم لوگوں کو اس کی آنکھوں کی کشش سے پتہ نہیں چلا کہ یہ میری ملکہ ہے؟ میرا دماغ سون ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ پہلے سلطان اور اب یہ۔ ارشمان کے ہاتھ لگاتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا مگر ارشمان کی جان لیوا گرفت بہت سخت تھی۔ سلطان مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت، میری شہزادی کو چھوڑیں۔ خبردار میری رانی کا نام بھی لیا تو تم نے میری رانی، میری ملکہ کو یہاں لانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تم نہیں جانتے، ان کی آنکھوں سے تمہیں نہیں علم ہوا کہ یہ خاص ہیں۔
बादशाह, ये हमारी होने वाली बीवी हैं। हमने उन्हें झील के किनारे देखा था, ये बहुत खूबसूरत लगी हमें। तुमने सिर्फ उन्हें झील के किनारे देखा था, मगर इनका इंतज़ार बहुत अरसे से कर रहे हैं। अगर हम आज यहाँ ना आते तो तुम लोग मेरी रानी के साथ क्या करते? अदील, अदील, जल्दी आओ। अपने ख़ास मुलाजिम को आवाज़ देते हुए अर्शमान बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इनकी आंखों की तपश मैं महसूस कर सकती थी। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जी मेरे बादशाह, अपनी रियासत में खबर कर दो कि हम वापसी पर अपने साथ रानी को ला रहे हैं। हमें शानदार इस्तकबाल चाहिए इनका। शहरजाद बादशाह आए और बोले, मुझे तो अर्शमान से बेहद खौफ आ रहा था। मैं इनके सामने शायद मैं गुड़िया ही लग रही थी जो इनकी बेरहम गिरफ्त बर्दाश्त कर रही थी। अर्शमान बादशाह, सलामत देखें, इनका निकाह हमारे बेटे से तय है और यूँ आप शहजादी को अपना बनाने का नहीं कह सकते। सुल्तान आगे आया और मेरे साथ देखते ही मेरा हाथ थामना चाहा, जो अर्शमान ने मुझ तक पहुँचने से पहले ही पकड़ लिया। क्या कहा था मैंने? हिम्मत मत करना। अर्शमान के हाथों से शोले निकले, जिसने सुल्तान को दूर फेंका। इन शोलों की तपश मैंने महसूस की। मेरा दिल जैसे हल्के को आ गया। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई खेल नहीं है। मैं इंसान हूँ, आप सबकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ। मेरा अब सबसे कोई तल्लक नहीं है। ये सब कुछ पहले ही गलत था, मुझे जाने दें। बादशाह अर्शमान ने मेरी तरफ देखा। मेरे लिए इनकी आंखों में एक नरम सा तासर आया। रानी साहिबा, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई हमारे फैसले में बोले। आप हमारी थी शुरू से। आपकी ये आंखें हमें अपनी जानब खींचती हैं और हम इसकी तरफ मतवज्जा होते हैं। जो हमारा हुआ आप खामोशी से अभी निकाह करेंगी, क्योंकि अगर आप निकाह से इनकार करती हैं तो यहाँ खड़े सब लोगों की ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देकर अर्शमान बहुत ज़्यादा पुरस्कून थे, मगर मैं क्यों इनकी बात मानती? मैं इस दुनिया की थी, जो मुझे इन लोगों से कोई गरज नहीं होता। आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं जानता हूँ क्या सोच रही हैं आप रानी। आपके दिमाग में यही आ रहा है ना कि ये लोग तो मेरे अपने नहीं, तो इनकी ज़िंदगियों से हमें क्या लेना देना। मैं आपको बता दूँ कि आपके घर वाले भी तो आपकी दुनिया में हैं ना, जो कि आपके इनकार की सूरत में मेरा गुस्सा देखेंगे। बादशाह आसमान ने हाथ का इशारा किया तो एक फ़िल्म सी चलने लगी। इसमें ज़ाहिर होने वाली तस्वीर और किसी की नहीं, मेरी माँ और बहन की थी, जो दोनों बैठी रो रही थी। मामा तहरीम, आप भी। रानी, मुझे नहीं पसंद आपका यूं किसी और के लिए फ़िक्रमंद होना। चुपचाप निकाह कर लें, वरना इन सब के चेहरे भी आपको देखना नसीब नहीं होंगे। अर्शमान ने मुझे मलका को दिया। उन्होंने मुझे फ़ौरन थामा। अपनी रानी को अंदर लेकर जाएं। निकाह के फ़ौरन बाद ये हमारे साथ हमारी रियासत जा रही हैं। सुल्तान जो बेहोश हो चुका था, कुछ लोग ले गए। मलका मेरा हाथ थामे मुझे अंदर ले जाने लगी। मेरा दिमाग इस वक्त काम करना छोड़ गया था। बेटा, मतलब रानी साहबा, इनकार मत करना। अर्शमान बादशाह बहुत जालिम है, आपके घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। मलका, हमें बचा लें। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अर्शमान बादशाह के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा निकाह एक अनजान इंसान से, इंसान नहीं, पता नहीं किस मखलूक से हुआ। इसके बाद मलका ने एक सफ़ेद रंग का कोट लाया। मुझे माफ़ कर देना रानी साहिबा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी। आपके शोहर बहुत सख्त मजाज हैं, इनके मजाज से सब रियासत वाकफ़ है। हो सके तो इनकी हर बात मान लेना और इनको शिकायत का मौका मत देना। वो अगर आपसे खुश हुए तो आपको आपके माँ बाप के पास भी ले जाएंगे। मेरे आंसू बेख्तियार हो गए। बाहर से हुक्म आया कि मुझे लाया जाए। मुझे ये कोट पहनाया गया कि मुझे यहाँ सर्दी नहीं थी। मेरा हाथ थाम कर मलका बाहर लाए। मुझे ये भी पता चला कि शहजादे सुल्तान को काफ़ी अरसे तक होश नहीं आएगा। वो बादशाह जो शहजादे सुल्तान और मेरे घर आया था, वो गलत था। मैं शहजादे सुल्तान की नहीं, बादशाह आसमान की मलका बनी हूँ। मुझे महल से बाहर ले जाया गया, जहाँ घोड़े खड़े थे। मलका मुझसे मिली, फिर आसमान आए और मेरा हाथ थामा। मुझे एक घोड़े के पास लाए, जिसका रंग ब्राउन था और इसका कद भी काफ़ी बड़ा था। मुझे घोड़े से डर लगता है, मैं साथ ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। आसमान ने मुझे पकड़ा और घोड़े पर बैठाया और साथ ही खुद बैठ गए। ये कैसी कैद थी जिससे रहाई मुमकिन न थी। घोड़ा बहुत तेज चल रहा था। मुझे आसमान की गिरफ्त सख्त महसूस हो रही थी। मुझे कमर से एक हाथ से थामा हुआ था आसमान ने, और दूसरे से घोड़े की रस्सी को। मैं ज़िंदगी में पहली बार सफ़र कर रही थी ऐसे घोड़े पर। मेरे हाथ सुर्ख हो गए थे और शायद कमर में भी दर्द था। मैं इतना सख्त सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 घंटे हो गए थे। मुझे आसमान की आवाज़ आई, सो जाए रानी मेरी जान, हम रियासत पहुँचेंगे तो आप उठ जाएंगी। आसमान ने न जाने आंखों से ऐसा क्या किया कि मुझे होश नहीं रहा।
अशमान के सीने पर सर रखकर मैं गहरी नींद सो गई। अदील अशमान के साथ ही घोड़े पर सफ़र कर रहा था, बाकी सब बहुत पीछे थे। अशमान, रानी साहिबा को हमारी दुनिया में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। तुम बेफिक्र हो अदील, रानी मेरे साथ हैं। उन्हें किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्द ये इस दुनिया को अपना लेंगे। अभी तो इनके लिए यहाँ के माहौल के मुताबिक रहना मुश्किल होगा। इनकी दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है। सो गई हैं रानी साहिबा ने सुला दिया उन्हें। इनके लिए लंबा सफ़र अच्छा नहीं। चलो, तुम्हारी ताकत कहीं तो सही से काम आई। अदील का इशारा बेहोश हूर की तरफ था, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि खुद अशमान ने बेहोश किया था। चल बस कर और जल्दी कर, सर्दी बढ़ रही है, रानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। घोड़े तेज रफ्तारी से चल रहे थे। रात के आधे पहर ये अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ लोग फूल पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगह पर बैठकर अपनी नई आने वाली मलका को देख रही थी, जो शायद सो रही थी। हूर को अरशमान ने जगाया। रानी उठी, हमारा घर आ गया। सामने बर्फ से ढका खूबसूरत महल था, जिसके इर्द गिर्द रोशनियाँ थीं जो शायद आग से जलाई गई थी। इस अंधेरे में हर तरफ दिए गए थे। लोगों ने फूलों की पत्तियां इन पर बरसाईं। अरशमान ने घोड़ा आहिस्ता किया। यक ठंडी सर्दी हूर की हड्डियों में घुस रही थी। देखे रानी, हमारे लोग। वो देखे सामने हमारा महल। महल के करीब आकर अरशमान ने हूर को नीचे उतारा, जो गिर गई क्योंकि इसकी टांगें जवाब दे गई थी। हाथों हर जख्म बन गए थे, जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। अशमान ने अपनी नाजुक मलका को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे दर्द हो रहा है, हूर की रोती हुई आवाज़ पर अशमान ने इसके सर प्यार से होंठ रखे। बस थोड़ी देर, इन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दो। अशमान लोगों के बीच से अपनी रानी को उठाए हुए गुजर रहा था। हर कोई बस अपनी रानी को एक बार देखना चाहता था। महल के दरवाजे पहुंचकर अशमान रुका और हूर को साथ खड़ा किया। हूर को मजबूती से इसने थाम रखा था। तुम सबको रानी की आमद मुबारक हो। आज से तुम सबकी रानी है। रानी हूर अरशमान, ये मेरी मलका हैं। आज के बाद इस रियासत की मलका हैं ये। कोई बोला कि मलका तो इंसान है। मलका इंसान है और मुझे उम्मीद है कि कोई इस बात को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो वह बेशक आ सकता है। अब लोग खामोश हो गए और अरशमान हूर को उठाकर महल के अंदर ले गया। जिंदगी में कभी कभार जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं वो मुमकिन हो जाती है। ऐसे ही कुछ हूर के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, इसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ इसकी रियासत में आना, ये सब कभी शायद हूर ने सोचा भी नहीं था। हूर इन सब चीज़ों को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं। मगर हूर से ना तो इसकी किस्मत ने कुछ पूछा, ना इसे कुछ सोचने का मौका दिया। कभी कभार ज़िंदगी के कुछ फैसले बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। हम जिस चीज़ को अपने हक में बुरा समझते हैं वही चीज़ हमारे हक में अच्छी होती है। हूर को कमरे में बिस्तर पर लटाकर अरशमान ने मुलाजमा को हुक्म दिया कि वालदा को बुला लाए। वालदा अरशमान की माँ थी, जिन्हें अपने बेटे की शादी का बहुत अरसे से इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। अरशमान खड़े होकर इनकी तरफ आया और इनके हाथ को थाम कर प्यार किया। तो आपने शादी कर ही ली मेरे बेटे? जी वालदा, आपको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ ही गया। देखे मिले अपनी बहू से। अरशमान ने बिस्तर पर लेटी हूर की तरफ इशारा किया। वालदा हूर की तरफ आई, जिसके हाथ सुरख थे और ये आराम से लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत है। यह कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू अरशमान? इंसान है ये वालदा, अपनी दुनिया से हम तक आई हैं। अशमान की वालदा लफ्ज़ इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर हूर के सराहने बैठ ली, जो उन्हें हैरानी से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक सी और मासूम है। ये जहाँ हमारी रियासत में कैसे रह पाएगी? हमारे लोग क्या इसे कबूल कर लेंगे? तुम जानते हो हमारे लोगों में पहले से ही कितने लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो इंसान है। ये जहाँ तुम्हारे दुश्मन ज़रूर उन्हें तुम्हारी कमज़ोरी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमें इसकी परवाह नहीं वालदा, अब ये हमारी हैं और हम उन्हें हमारा ही बनकर रहना है। इनकी हिफाजत हम अच्छे से कर लेंगे। आप बस इनका ख्याल रखें जब हम आसपास ना हों। फौजिया खातून, जिन्हें सब मलका या रानी साहिबा कहते थे, हूर के बालों में हाथ फेरने लगी। इनके अमल में बहुत शफकत थी। वलीमे का ऐलान करो अरशमान, तुम अब थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलो। हम अपनी बेटी को देख लें, इसे कुछ खिला लें और ज़ख्मों पर मरहम रख दें। ये कहाँ आदि है हमारे रहन सहन के। जी वालदा, इजाज़त दें।
आयुष्मान ने फौजिया खातून का हाथ चूमा, फिर हूर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये वालदा हैं बीस रानी, आपने बिल्कुल नहीं डरना रानी, हम रात को जल्दी आएंगे, अपना ख्याल रखना। हूर की पेशानी पर बोसा देकर आयुष्मान बाहर चला गया। हूर की आंखों से टूटकर आंसू गिरे। फौजिया खातून मुलाजमा को हुक्म दे चुकी थी कि इनकी बहू के लिए फौरन कोई तबीब लाए। बेटा आप क्यों रो रही हैं? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती रानी साहबा। मेरे वालदैन मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। फौजिया खातून हूर के हाथों पर मरहम लगाते हुए इसे बहला रही थी। आपकी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया है बेटा। हम आपके वालदैन को आपकी खैरियत का पैगाम भिजवा देते हैं। आप अगर अपने वालदैन को देखना चाहती हैं तो हम उन्हें दिखा देंगे। आपको मगर मेरा बच्चा, आप अपने शोहर के साथ ही इनके यहाँ जाना। अब आपकी ज़िंदगी आयुष्मान के साथ है। एक रानी की जिम्मेदारी है कि वो अपने बादशाह का साथ दे। आप तो इंसान हैं, जहाँ हमारी रियासत में इंसान बहुत कम आते हैं। जो आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। इस रियासत में आपको अपना मकाम खुद बनाना है। हम ये नहीं कहते जो हुआ वो ठीक है, मगर जैसा किस्मत में था वो तो होना था। जो लोग वक्त से समझौता कर लेते हैं उन्हें कम मुश्किलात का सामना रहता है। आप जितनी जल्दी अपनी शादी और आयुष्मान को कबूल करेंगे आपके लिए इतना ही अच्छा होगा। अगर आप आयुष्मान के साथ अपनी जिम्मेदारियां ना संभालें तो अब आप इनकी बीवी हैं और हमेशा रहेंगे। रानी साहबा, मेरे लिए ये सब अचानक बहुत मुश्किल है समझना। मुझे ऐसा लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ और अभी इस ख्वाब का इख्तिताम हो जाएगा। बस आपको ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करना है मेरा बच्चा। आयुष्मान थोड़ा सख्त मिजाज है, मगर मुझे उम्मीद है वो आपके साथ नरमी ही इख्तियार करेगा। हमें वालदा कहीं आपको तो अच्छा लगेगा हमें वालदा कहें तो आप हमें वालदा कहें आप तो अच्छा लगेगा हमें। यहाँ आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम मौजूद हैं। आपके वालदेन को हम पैगाम भिजवा देंगे और आपके वलीमे के रोज़ इनसे आपका राब्ता भी करवा देंगे। मगर आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। यहाँ रहना है तो खुद पर ध्यान देना होगा। यूँ समझें आप रुखसत होकर यहाँ कहीं आए हैं। तबीब आया और हूर को दवाई दी। मलका रानी साहिबा का ध्यान रखें, ये बहुत नाजुक हैं, घोड़े पर सफ़र से इनको तकलीफ़ हुई है। आप अगली मरतबा इनका ध्यान रखिएगा। 2-3 दिन इनकी भरपूर नींद लेने दें, इनकी खुराक का खास ख्याल रखें और सर्दी से बचाएं। तबीब की बात सुनकर फौजिया खातून ने सारी हिदायत मुलाजमीन को बताई। फौजिया खातून यखनी का प्याला लेकर हूर के सामने बैठी। वालदा आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया मेरे बेटे। बात यह है कि हम जानते हैं हमारे बेटे ने इतने साल किसी खास मकसद के तहत ही अपनी रानी का इंतज़ार किया है। आपसे ही इसकी ज़िंदगी है। आप तो अब हमारी बेटी हैं, हमारे साथ खड़ी होंगे तो हमें आपका ख्याल रखना है। आप इतनी मासूम हैं, हम कैसे ना आपसे प्यार करें। फौजिया खातून ने हूर को सूप पिलाते हुए इसके सर पर भी प्यार दिया। हूर ने देखा एक मुलाजमा गर्म दूध लाई है। फौजिया खातून ने तबीब की दी हुई दवाई हूर को दी और इसकी जख्मों पर मरहम लगाई। थोड़ी देर बाद हूर फौजिया खातून की गोद में सर रखे सो गई। फौजिया खातून हूर के पास एक परी को छोड़ते हुए बोली, अपनी रानी का बहुत ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये इंसान है, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, इनकी हिफाजत अब तुम्हारे ज़िम्मे है। गुलबहार परी ने अपनी मलका का हुक्म फ़ौरन माना। फौजिया खातून का रुख अब अपनी ख्वाबगाह की तरफ था। रात काफ़ी देर के बाद आयुष्मान ख्वाबगाह में आया। गुलबहार भी अभी कमरे में थी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम गुल, तुम जा सकती हो अब। जब ज़रूरत होगी तो रानी साहबा बुला लेंगी तुम्हें। गुलबहार हुक्म पाते ही फ़ौरन से बाहर चली गई। आयुष्मान अपनी पोशाक के ऊपर पहना हुआ मखमल का कोट उतार कर बेड पर हूर के पास आकर बैठा। यह गोल्डन और सब्ज रंगों के मिलाप से मज़य्यन खूबसूरत ख्वाबगाह थी, जो अपने बादशाह के मिजाज को ज़ाहिर करती थी। बड़े से किंग साइज बेड पर गोल्डन जालीदार पर्दों के बीच लेटी हूर इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आयुष्मान ने झुककर इसकी पेशानी चूमी। आयुष्मान सोच नहीं सकता था कि यूं इसके साथ इसकी रानी आएगी और वो इतनी मासूम होगी। आयुष्मान हूर के बालों में उंगलियां चला रहा था। हूर के लब आपस में नरमी से जुड़े हुए थे। आयुष्मान की ख्वाहिश हुई उन्हें छू कर देखे। आयुष्मान ने अपना अंगूठा हूर के लबों पर फेरा। हूर ने अपने चेहरे के जाविये बदले। इसे अपनी नींद में खलल पसंद न आया। ये सब चीज़ें आयुष्मान को बहुत लुत्फ दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि आयुष्मान के इतने करीब कोई था जो इसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। आयुष्मान ने हूर के चेहरे पर उंगलियां फेरी। हूर की नींद का ख्याल करते आयुष्मान ने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाई और लिबास तब्दील करने चला गया। सुबह अपनी पूरी आबोताब से निकली थी। आयुष्मान जो सुबह को नमाज के बाद अपने वज़ीरों से मुलाकात करके वापस आया था, अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। आयुष्मान हूर के करीब आया
اور इसकी पेशानी चेक की। बुखार नहीं था मगर तबीब की दुआ के बायस हूर अभी तक सोई हुई थी। आज हूर का महल में पहला दिन था, इसलिए हूर का जल्दी जागना ज़रूरी था। अशमान ने अपनी मासूम रानी को देखा, फिर इसे बेड से उठाकर बाहों में भरा। अशमान हूर का चेहरा देख रहा था। हूर की आंख खुली तो खुद को यूं अशमान के पास देखकर इसे कुछ समझ न आया। फिर इसने डर के चीख मारी क्योंकि इसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। रानी क्या हो गया? मैं हूँ अरशमान। हूर को वापस बेड पर लगाते हुए अरशमान ने इसके सर पर हाथ रखा। अपने आसपास देखकर हूर का जहन बेदार हुआ। कल के सारे वाकयात इसके जहन में चलने लगे। आप डर गई रानी? अरशमान बहुत प्यार से हूर से पूछ रहा था। मेरा नाम हूर है, आप प्लीज़ मुझे रानी मत कहा करें। अच्छा मेरी जान, हम आपको हूर ही कहेंगे। आप उठ जाएं, फिर नाश्ता करते हैं। गुलबहार कमरे में आई। हूर को गुलबहार के पास छोड़कर अरशमान बाहर चला गया। गुलबहार जब हूर को बैतुल खला लेकर गई तो हूर को रोना आ गया। ये पुराने तर्ज का बैतुल खला था, मगर काफ़ी बड़ा था, इंसानों की दुनिया जैसा। इसमें कुछ नहीं था मगर फिर भी यह ठीक था। गुलबहार जी रानी साहबा, गुलबहार में इन सब चीज़ों की आदि नहीं। मेरी दुनिया में सब नहीं होता गुलबहार। माफ़ कीजिएगा रानी साहबा, हमारी दुनिया में यही सब है। आपको अब हमारे तौर तरीके सीखने हैं। हूर ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझा। जब ये बाहर आई तो गुलबहार ने हूर के गीले बाल संवारे। गोल्डन रंग के लंबे मखमली फ्राक में हूर बहुत प्यारी लग रही थी। गुलबहार ने हूर के हाथों पर तेल नमा कोई चीज़ लगाई। ये क्या है गुलबहार? ये जहाँ के फूलों से खास बनाई गई महक है जो आपके हाथों को सर्दी में खुश्क होने से बचाएगी। गुलबहार के गीले बालों पर हाथ फेर फेर रही थी। हूर के बाल खुश्क हो गए थे। ये तुमने कैसे किया गुलबहार? मैं परी हूँ रानी साहबा, मेरे पास जो ताकतें हैं इससे आपके बालों का पानी मैंने खुश्क कर दिया। क्या आप सबके पास ताकतें हैं? बहुत कम लोगों के पास ये ताकतें इस्तेमाल करने की इजाज़त है रानी साहबा। कभी बादशाह सलामत से इनकी ताकतों का पूछिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। गुलबहार ने नेट का दुपट्टा हूर के सर पर टिकाया। मखमली चादर इसके इर्द गिर्द फैलाई जो मैरून रंग की थी। हूर का हाथ थाम कर गुलबहार इसे खाने वाली जगह पर लाई जहाँ नीचे बैठकर खाना खाया जाता था। मलका तो बहुत सुबह खाना खा चुकी थी। अरशमान ने हूर को अपने पास बैठाया। दूध के गिलास के साथ सूखे फ्रूट और फल देखकर ही हूर का दिल खराब हुआ। एक ख़ास किस्म की मोटी रोटी इसके सामने रखेगी। अरशमान में दूध नहीं पीती और ये सब। अगर आप दूध नहीं पियेंगी तो हमारे हाँ कैसे रहेंगी? महल में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा, मगर बाहर बहुत सर्दी है। हमारी रियासत शुमाली इलाके में है, इसलिए यहाँ गर्मी कम ही आती है। हम सर्दी में रहने के आदी हैं, मगर आपको अपना रहन सहन तब्दील करना है। हूर को याद था कि अपने घर में यह सर्दी के दिनों में लहाफ से कितनी मुश्किल से उठती थी। यहाँ सर्दी का सोचकर इसे अजीब लग रहा था। हूर क्या हुआ? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ सब अजीब है, जैसे पुराने वक्तों में होता था। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अशमान ने अपने हाथ हूर के हाथ पर रखे। बहुत जल्द हम यहाँ के मौसम और रहन सहन के आदी हो जाएंगी। आपने खुद का ध्यान रखना है। बस चलें नाश्ता करें। बेमुश्किल हूर ने दूध पिया, फिर वो अशमान के हाथ से। हूर बेइंतहा ज़िद्दी थी। अशमान ने हूर को उठाया और बाहर चले इसके साथ। गुलबहार एक कोटनुमा चीज़ लाई जिसके ऊपर टोपी थी, जिससे कोई बड़ा सा अपर हो। गुलबहार ने ये हूर को पहनाया। ये मुकम्मल तौर पर हूर को छुपा गया। अशमान हूर को साथ लिए इस गोल्डन महल से बाहर आया जो बेइंतहा खूबसूरत था। हूर अशमान के साथ चलते हुए आसपास खूबसूरत फूलों को देख रही थी। हर तरफ खूबसूरत आबशार थे। हूर के पास कोई उड़ता हुआ गया। हूर के बेसाख्ता चीख निकली। मुझे अशमान के सीने से लग गई। अशमान ने सामने देखा और अपने सीने से लगी रानी को फिर कहका लगाकर हंसा। हूर वो एक परी है, देखें। हूर ने कांपते हुए अपना सर उठाया तो सामने ही परों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अपने पर छुपा लिए। ये हूर का इशारा सामने लड़की की तरफ था। हमारे यहाँ परियों के पर हैं, ये भी हैं, मेरे भी हैं। किसी दिन दिखाऊंगा, डरे नहीं, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हूर ने अरशमान की आस्तीन थाम रखी। सामने से आती तितलियों को हूर ने देखा और खुद ही इनके पीछे चल पड़ी। आगे जाकर एक चश्मा बह रहा था जिसके इर्द गिर्द 7 रंग थे। हूर इस चश्मे की खूबसूरत तितलियों में खो गई। हूर को यही लगा ये ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं हकीकत था। अशमान अपनी रानी को इश्तियाक से ये सब चीज़ें देखते देख रहा था। अब अगला काम हूर की ताजपोशी था ताकि कोई हूर के रानी होने पर इतराज़ न कर पाए। आज हूर का वलीमा था और साथ ही ताजपोशी। इस पूरे हफ्ते फौजिया खतून के साथ साथ अशमान ने भी हूर का बेहद ख्याल रखा। फौजिया खतून ने हूर को इसके वालिदैन की झलक भी दिखाई। हूर शीशे के सामने बैठी हुई थी।
सफ़ेद और पिंक रंग के इम्तजाज का ये लिबास, लंबा मैक्सी नमा फ़राक हूर को बेतहाशा प्यारा लग रहा था। हूर ने पैरों में खूबसूरत खुशानुमा जूते पहने थे जो फ़राक के लंबा होने के बायस नज़र नहीं आ रहे थे। हाथों में सफ़ेद और पिंक रंग के खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थीं। हूर को तैयार करके गुलबहार बाहर ले आई। सर पर पिंक रंग का दुपट्टा हूर की गुलाबी रंगत पर बहुत जच रहा था। फौजिया खातून हूर के पास आई। उन्होंने भी आज सफ़ेद ही रंग का खूबसूरत लंबा फ्राक पहना हुआ था। देखो बेटा, तुम इंसान हो। यहाँ लोगों के दरमियान जब बैठोगी तो ध्यान रखना, ये लोग इंसान नहीं हैं। इनकी बातें, इनकी रवायात मुख्तलिफ हैं। तुम्हें चुप करके सबसे पहले इन लोगों को संजीदा होकर देखना है कि क्या करते हैं ये लोग। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, मगर तुम्हें इनका मुकाबला करना है। इस बात को साबित करना है कि तुम इनकी मलका बनने के काबिल हो। वालदा, क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? हूर का इशारा रियासत के लोगों की तरफ था। तुम्हें अपने अमल से इन पर यह बात ज़ाहिर करनी है कि तुम इनकी मलका बनने के काबिल हो। याद रखो, अर्शमान को बादशाह बने 17 साल हो गए हैं। जब अर्शमान के वालिद की वफ़ात हुई थी तो इनके सर पर ताज रखा गया था। इसके बाद से वो इन सब लोगों का बादशाह है। अर्शमान को बहुत सी मुखालफतों का भी सामना है, मगर वो सब चीज़ों का डटकर मुकाबला करता है। ऐसे ही तुमने भी अर्शमान का बाजू बनना है। याद रखो, बादशाह हमेशा मजबूत होता है। मलका को चाहिए कि कभी इसकी कमज़ोरी ना बने। जी वालदा। हूर को एक खूबसूरत कमरे में लाया गया जो शायद बादशाह का दरबार था। हूर खामोशी से सबको देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर अर्शमान बैठा हुआ था। साथ में ही फौजिया खतून का तख्त था। अर्शमान की एक तरफ फौजिया खतून का तख्त था, जबकि दूसरी तरफ हूर का। आइए रानी साहबा। हूर को एक दरबान ने इशारा किया, ये तख्त पर बैठ जाए। अर्शमान इसके साथ ही बैठा हुआ था। मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी की ताजपोशी पर तुम सब लोग जमा हुए हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलका के इंसान होने पर इतराज़ है, वो ये जान लें कि अब हूर अर्शमान मेरी बीवी हैं। इनकी तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में यही तसव्वुर करूँगा कि मैं ये नज़र मेरी तरफ उठी है। रानी हूर अर्शमान अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी होंगी। हूर को रानी बनाने का फ़ैसला मेरा है और उम्मीद है कि सब इस बात से हरगिज़ इतराज़ नहीं करेंगे। अर्शमान ने एक दरबान को इशारा किया जो एक थाली ले आया जिसमें खूबसूरत सुनहरी ताज था। ताज के ऊपर तितलियां बनी हुई थी जो सुनहरी थी। इनके अंदर से चमक निकल रही थी। अर्शमान ने हूर को इशारा किया। हूर इसका इशारा समझते अर्शमान के सामने आई, जिसने ताज इसके सर पर पहनाया, जिसके पास सुनहरी तितलियां हूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगीं और फिर गायब हो गईं। हूर का हाथ थाम कर अर्शमान अपने महल के सबसे ऊपर वाले कमरे के पास आया, जहाँ से सब रियासत नजर आ रही थी। फौजिया खतून भी साथ ही थी। अर्शमान हूर को लेकर जहाँ खड़ा हो गया। नीचे मुख्तलिफ लोग खड़े थे। कुछ परियां उड़ रही थी। हूर ये सब देखकर हैरान हो रही थी। नीचे लोगों में खड़ा एक शख्स ये सब देखकर खुश नहीं था। शहजादा सुल्तान अपनी शहजादी को देखने आया था। काले रंग के कोटनुमा ऊपर से अपना चेहरा छुपाए ये ऊपर महल की तरफ देख रहा था, जहाँ हूर ताज के साथ खड़ी थी। हूर इस वक्त एक परी जात के साथ खड़ी परी ही लग रही थी। बहुत जल्द शहजादी, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। शहजादी मेरी थी और मेरी ही रहेंगी। तुम उन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। बादशाह अर्शमान, मैं अब अपनी ताकत इस्तेमाल करूँगा और देखूँगा तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत है या मेरे पास। सुल्तान ये कहकर वापस चला गया, मगर जाने से पहले महल की एक मुलाजमा को एक फूल देते हुए बोला, ये फूल रानी साहबा को दे देना। ये सफ़ेद रंग का फूल इस मुलाजमा ने लिया और हूर के कपड़ों वाली अलमारी में रख दिया। हूर को फौजिया खतून कमरे में ले आई और खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। ये हूर और अर्शमान की ख्वाबगाह थी, जहाँ हूर अर्शमान के साथ पिछले पूरे हफ्ते से थी, मगर आज कमरे का नज़ारा ही और था। रंग बिरंगे दिए और फूल पूरे कमरे में फैले हुए थे। बिस्तर पूरा फूलों से भरा हुआ था। फौजिया खतून ने हूर को बिस्तर पर बैठाया और समझाने लगी, हूर बेटा, अब आपको अपना तल्लुक बादशाह अर्शमान के साथ कबूल करना है। बादशाह आपको बहुत चाहने लगे हैं बेटा, तो इनकी चाहत को मत ठकराना। आप इनकी तरफ मोहब्बत का एक कदम उठाओगे, वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। आपने अब ना चाहते हुए भी सारी उम्र मलका बनकर रहना है। तो बेटा अपने रिश्ते की हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल करो। आप अर्शमान से मुंह दिखाई में ख्वाहिश करना कि आपको आपके वालिदैन से मिलवा लें। जी वालदा, अब हम चलते हैं। ज़िंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो रानी हूरशमान खान। फौजिया खातून हूर के सर पर बोसा देकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद अर्शमान अंदर आया। हूर के सामने बिस्तर पर बैठकर अर्शमान ने हूर का हाथ पकड़ा। ठीक है ना आप हूर? कोई तकलीफ़ तो नहीं ना मेरी रानी को? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्शमान, आपसे एक बात कहूँ? जी बोलिए। आपको हमसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अर्शमान हूर के हाथ से चूड़ियाँ उतारते हुए बोला।
मेरे लिए ये हकीकत कबूल करना बेइंतहा मुश्किल हो रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ इंसान नहीं बसते। आप खुद सोचें अर्शमान, क्या आप मेरी तरह एक इंसानी दुनिया में अनजान बनकर रह सकते हैं जैसे मैं आपकी दुनिया में रह रही हूँ। अर्शमान ने हूर की चूड़ियाँ साइड पर रखी और इसका हाथ लबों से लगाया। मैं आपकी हर बात को समझता हूँ रानी हूँ, मगर क्या किया जा सकता है, जो किस्मत में होता है वो तो होना ही है लाजमी। सबसे पहली बात, आप यहाँ अनजान नहीं है, मलका है, एक रानी है। आप अब हमारे लोगों के लिए ऐसे हैं अहम हैं जैसे यहाँ आपको इतनी ही अपनाइयत का एहसास होगा जितना आपको अपनी दुनिया में होता था। अच्छा, हम आपने हमसे अपनी मुँह दिखाई नहीं मांगी। आप हमें हमारे वालिदैन के पास ले जाएंगे, हमें इनसे मिलना है। वो ने आसमान को बहुत मान से देखा। जी बिल्कुल, हम आपको ले जाएंगे आपके वालिदैन के यहाँ, मगर कुछ अरसे तक नहीं। आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अरसा तक हमारी रियासत से बाहर मत जाएं। आसमान ने हूर का हाथ थामा और अपने कमरे से बनी हुई पिछली राहदारी की तरफ ले आया। राहदारी से आगे एक बहुत खूबसूरत जगह थी जो हूर ने आज पहली बार देखी थी। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां थी। बाग के दरमियान एक खूबसूरत बिस्तर था जिस पर फूलों की चादर थी। इर्द गिर्द तकिया लगा रखे थे। इस बिस्तर के सामने बहता हुआ पानी जो चश्मे की सूरत गिर रहा था एक झील में। यह सब हूर को अपनी तरफ खींचने लगा। आसमान हूर को लेकर इस आबशार के पास आया। आसमान ने हूर को आबशार के पास खड़ा किया और अपने हाथ के इशारे से कुछ बनाने लगा। हूर गौर से आसमान के हाथों की हरकत को देख रही थी। हूर के देखते ही आसमान के हाथों में फूलों का खूबसूरत जेवर आ गया। आसमान ने हूर की तरफ देखा। ये कैसे आसमान, मेरी रानी के लिए तोहफा है ये। आसमान ने हूर के इर्द गिर्द बाजू फैलाए, फिर इसे खुद से दूर किया। हूर का लिबास तब्दील हो गया और सफ़ेद फ्राक की बजाय गोल्डन रंग का फ्राक आ गया जिसके साथ सितारे चमक रहे थे। आसमान हूर ने चीख मारी तो आसमान हंसते हुए अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला, ये शुरुआत है, अभी हम आपने देखा ही क्या है हूर मेरी रानी। आसमान ने हूर के कानों में फूल के जेवर पहनाए। हूर के गले में सफ़ेद फूलों का हार पहनाकर आसमान ने हूर की आंखों को देखा। हूर की आंखें इस वक्त नीली लग रही थी। आसमान ने हूर के बालों को खोला तो लात लात तितलियां इसमें से निकली और हूर के बालों में से चमक गिरी। आसमान हूर तितलियों को देखकर चीखी, आप अब मेरी रानी हैं, यह तितलियां आपके साथी हैं मेरी जान। आसमान ने आबशार का पानी हूर के हाथों और चेहरे पर लगाया। बहुत ठंडा है आसमान। आसमान हूर को देखकर मुस्कुरा रहा था जो इस वक्त यह सब देखकर हैरान हो रही थी। आसमान ने आसमान की तरफ हूर का रुख किया। आसमान ने हाथ से कुछ बनाया तो हर तरफ आतिशबाजी शुरू होगी। रंग बिरंगे आसमान पर बिखरे रंग देखकर हूर ने बेसाख्ता ही आसमान का हाथ थाम लिया। आसमान ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। कैसा लगा, बहुत प्यारा, जैसे कोई ख्वाब। आसमान ने हूर के हाथों में फूलों के गजरे पहनाए। क्या आप हमें अपने करीब आने की इजाज़त देंगी रानी साहबा? आसमान ने हूर के कान में सरगोशी की। हूर आसमान के सीने से लगकर बिल्कुल खामोश हो गई। हम आपको हर तकलीफ से दूर रखेंगे। क्या हमें इजाज़त है अपनी रानी को अपना बनाने की? हूर ने नज़र उठाकर आसमान की मेरून रंग आंखों में देखा जहाँ चाहत का एक जहाँ आबाद था। हूर फौरन उसे आसमान के सीने में चेहरा छुपा गई। यह आसमान के लिए हाँ का एक अंदाज था। आसमान ने हूर का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और एक बोसा इसकी पेशानी पर दिया। हम हमेशा आपकी इज्जत करेंगे, आपको बेतहाशा प्यार देंगे रानी हूर। आसमान हूर को थामे फूलों के बिस्तर तक लाया। अब भी थी आसमान पर रंग अब भी थे और आबशार में से रोशनी चमक रही थी। रियासत में लोग खुशी मना रहे थे मगर आने वाले वक्त के बारे में कोई नहीं जानता था। शहजादा सुल्तान इस वक्त कमरे में बैठा हुआ था और सामने खिड़की से आसमान पर होने वाली आतिशबाजी देख रहा था। ये जान गया था कि ये आतिशबाजी क्यों हो रही है। खिड़की पर हाथ टिकाई ये गहरी सोच में गुम था। होश में आने के बाद सुल्तान की वालदा ने और बादशाह शहरयार ने सुल्तान को बहुत रोका कि ये भूल जाए हूर को, मगर ये कैसे भूल जाता हूर को जब ये हूर को इंसानों की दुनिया से लाया था। तो हूर को यहाँ लाने का सिर्फ यही मकसद था कि वो इसे अच्छी लगी थी। अपने साथ हूर को देखने की ख्वाहिश इसे एक अजीब सा एहसास दिलाती थी। हूर इसकी दस्तरस में थी, बहुत करीब, बस कुछ पल की दूरी थी इसके और हूर के दरमियान, मगर आसमान ने आकर इससे इसके हूर को छीन लिया। आसमान शुरू से ही ऐसे थे, उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता वो फौरन इसे अपने साथ अपनी रियासत ले जाते, मगर इस मर्तबा कोई चीज़ नहीं बल्कि हूर को अपने साथ ले गए थे वो। हम हूर को वापस लेकर रहेंगे बादशाह आसमान। हूर आप जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह पाएगी, इसे हम इंसानों की दुनिया से लाए हैं और आप शायद इस बात को भूल गए हैं कि हम ही हूर को इस दुनिया से वापस इनके वालिदैन के पास ले जाएंगे।
अगर हमें हूर को हमेशा ले अगर हमें हूर को हमेशा ले लिए आपसे दूर करना पड़ा तो हम उन्हें उनके वालिदैन के पास ले जाएंगे और अपना बना लेंगे। आप नहीं जानते बादशाह अरशमान, इस बार आपने हमसे क्या छीना है। हमारी हूर को हमसे दूर करके आपने अच्छा नहीं किया। सुल्तान अपने हाथ गुस्से से झटका तो सामने बड़ा मेज टूट गया। न जाने हूर का मुस्तकबिल क्या होना था। वो क्या दास्तान थी जो हूर की किस्मत में लिखी गई थी। हूर के वालिदैन के पास एक खत आया जिसमें एक खूबसूरत तहरीर थी। खत इनके कमरे में रखा हुआ था, जो फौरन ही हूर की वालिदा ने उठा लिया। सलाम बाबा जान, मैं हूर आपको जो बात कहने जा रही हूँ शायद आप यकीन न करें, मगर मैं आपकी और अपनी दुनिया में नहीं हूँ। मेरी शादी होगी और मैं परियों की दुनिया की रानी बन गई हूँ। आपको यह सब जानकर अजीब लग रहा होगा या आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ और कहीं भाग गई हूँ। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं सच में अब हमारी दुनिया में नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपसे मिल पाऊँ। मुझे हमेशा याद रखना, आप सब, आपकी बेटी हूर अरशमान खान। खत के अंदर से तितलियाँ निकली जिन्होंने हूर के घर वालों को खौफजदा कर दिया, मगर तितलियाँ सामने जाकर इकट्ठी हुई और एक मंजर बना जिसमें हूर की ताजपोशी हो रही थी। मेरी बच्ची, हूर की वालदा आगे गए, मगर तहरीम ने उन्हें रोक लिया। ये जान गए थे कि इनकी बेटी अब सच में इनकी पहुँच से बहुत दूर है। हूर को अरशमान के साथ रहते हुए इस बात का एहसास हुआ कि अरशमान एक संजीदा तबीयत का इंसान है, मगर हूर के लिए बहुत नरम है। हूर सुबह सुबह अरशमान और फौजिया बेगम के साथ दरबार में बैठा करती, फिर दिन के वक्त गुलबहारी से मुख्तलिफ चीज़ें सिखाती। एक चीज़ जो अभी तक हूर ने नहीं देखी थी वो अरशमान के पर थे। हूर को अक्सर लोग बहुत अजीब नज़र आते थे, दिखते थे। ये बहुत से लोग अभी भी हूर को कबूल नहीं कर पा रहे थे। अरशमान और हूर की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हूर अरशमान से 17 साल छोटी थी। अक्सर बातों में ये बहुत ज़्यादा जिद करती थी और अरशमान को इसकी बात माननी पड़ती। हूर अभी भी सोकर उठी थी, इसे गुलबहार कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। हूर अपना लिबास तब्दील करने के लिए उठी और अलमारी खोली। अलमारी के अंदर से नीचे वाली जगह पर एक फूल पड़ा हुआ नजर आया। हूर ने यह सफ़ेद रंग का फूल देखा तो इसने समझा शायद अरशमान यहाँ ये रख कर गया है, क्योंकि अरशमान अक्सर औकात इसके लिए फूल लेकर आता था। इस सफ़ेद फूल में कुछ अजीब सा था, पत्तियों के दरमियान काले रंग के धब्बे थे। हूर पहले तो इस फूल को देखकर हैरान हुई, फिर इसने तजस्सुस से इस फूल को उठा लिया, मगर इसने जैसे ही ये फूल उठाया इसके हाथ से रोशनी निकली। ये क्या हुआ? हूर ने फूल को उठाकर देखा। हूर ने इस बात को आम सा तसव्वुर किया, क्योंकि अरशमान अक्सर जो फूल हूर को देता था फूलों के अंदर से रोशनी निकला करती थी। ये अक्सर तितलियाँ, इसलिए हूर ने इस बात को आम सा तसव्वुर किया और इस फूल को अलमारी से निकाल कर बाहर रख दिया टेबल पर। सुल्तान को एक झटका लगा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हूर ने फूल को हाथ लगाया था, इसका मतलब था कि हूर तक रसाई अब मुमकिन थी। अरशमान ने हूर की हिफाजत के लिए बहुत से काम किए थे। कुछ हदें थीं जिनको सुल्तान पार नहीं कर सकता था, मगर इस फूल को हाथ लगाने से अब सुल्तान बआसानी हूर तक पहुंच सकता था। अब मुझे अब तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शहजादी, बहुत जल्द हम साथ होंगे इस दुनिया में। अगर अरशमान हमें मिलने से रोकेगा तो हमारी दुनिया में तो दूसरी दुनिया में हम साथ मिल पाएंगे। सुल्तान ने अपने हाथ से निकलने वाली रोशनी को देखा, फिर कहका लगाकर हंसा। हूर इस वक्त दरबार में अरशमान के साथ बैठी थी। एक मसला ज़ेरे बहस था। हूर सब बातें गौर से सुन रही थी, फिर इसने अपनी बात शुरू की और सबके फैसले की मुखालफत की। अब हमारे मामला से दूर रही रानी साहबा, आप इंसान हैं और हमारे मामला के बारे में आप क्या जाने। आपके पास कोई ताकत भी नहीं, जो मुश्किल आए तो इस लम्हे हम सबको काम आए। एक वजीर ने हूर की बात काटी और इसे सुनाने लग गया। खामोश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रानी साहबा से इस किस्म के सवालात करने की? क्या हमने कभी तुम सबसे तुम्हारी ताकत के बारे में सवाल किया? यहाँ ऐसे बहुत से लोग जो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हमने कभी इनसे कहा कि तुम लोगों को हमारे मामलात में बोलने का अख्तियार नहीं? अरशमान की धाड़ पर सब दरबार में खामोशी छा गई। मगर बादशाह सलामत, रानी साहबा इंसान है, ये खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती। अब जानते हैं ना कि हमारी रियासत में जो रानी होती है वो बादशाह की गैर मौजूदगी में अपने लोगों को हर तरीके से मदद करती है। रानी साहबा को हमारे अमूर का इल्म नहीं, ना हमारी रवायात का। तुम सब रानी साहबा की सलाहियतों पर सवाल उठाओगे? एक वजीर सबके दरमियान बोला, हम सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो फैसले हमारे अपने लोग ले सकते हैं वो रानी साहबा नहीं ले सकती। हूर सब बातों के दरमियान खामोश बैठी थी और इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हूर को नहीं मालूम था कि ये इन सब लोगों की बातों की वजह से है या इससे दुख हो रहा है। इस सब से अरशमान ने हूर को देखा, फिर इसका हाथ थामा।
अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद हूँ, नहीं रहूँगा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं रहूँगा। हूर, इन लोगों को जवाब देना अब आपका काम है। आसमान ने हूर का हाथ दबाया। हूर ने अपने आंसू साफ किए। जो मामला ज़ेर बहस था वो ये था कि आसमान की रियासत के कुछ लोगों की ज़मीनें दूसरी रियासत के लोगों ने ले रखी थी और इसी बात पर काफ़ी अरसे से लड़ाई जा रही थी। सब अब इस बात को ख़त्म करना चाहते थे। ये बात अगर दूसरी रियासत के साथ आगे जाती तो मामले बिगड़ सकते थे। इसलिए हूर ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासत के बादशाह से आसमान खुद बात करें और इस मामले को ख़त्म करें, बजाय आम लोग इस बात में शामिल हों और आम लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए सब कुछ। हूर की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी। मेरी बात से जिसको इतराज़ है वो मुझसे इसकी वजाहत देकर मेरी तजवीज़ में क्या गलत है? क्या हर मामले को गुस्से से भी हल करना चाहिए, जल्दबाजी में, जिससे सबका नुकसान हो? हमारे साथ हम अकेले नहीं, बहुत से लोग हैं। मुझे कोई वजाहत देगा कि मेरी बात में क्या चीज़ गलत है? रानी साहिबा, कभी कभार हम सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, मगर कभी कभार तहम्मुल का मुजाहरा करना हमें बहुत से नुकसानात से बचा सकता है। दूसरी रियासत के बादशाह से आराम और सुकून के साथ ये मामला तय पा जाए तो बेहतर नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं आप लोग कि कुछ ऐसा हो जिससे हम सबको नुकसान हो? मैं मानती हूँ मैं इंसान हूँ, सब आप सबकी तरफ नहीं, मगर दिमाग तो है ना मेरे पास, और मेरी सोच आप सबकी तरह ही है। मैं आप सबकी रानी हूँ और आप सबकी भलाई सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे आप सबके नुकसान से फ़र्क पड़ेगा, मेरी आने वाली औलाद को भी। इसलिए आप लोगों ने मुझे भी सोचना है। किसी को इतराज़ है मेरी बात से तो वो वजाहत कर दे कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं अपने फ़ैसले से हट जाऊँगी, वरना एक रानी होने की हैसियत से मैं किसी को ये हक़ नहीं देती कि वो मेरी बात पर सवाल उठाए। हूर की बात पर अर्शमान ने इसे देखा और मुस्कुराया। हूर का दिमाग सच में बहुत तेज़ काम करता था। उस हाथ हूर ने सबको जवाब देकर ये साबित कर दिया कि इसे रानी बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पूरे दरबार में खामोशी थी। फिर एक वजीर बोला, हमें रानी साहिबा का फैसला मंजूर है। बादशाह सलामत, आप जब कहें दूसरे रियासत के बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया जाए कि आपसे मुलाकात करें। ठीक है, हम कुछ लोगों को दूसरी रियासत में भेज देंगे। मुझे उम्मीद है आइंदा कोई रानी साहिबा के फैसलों पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सब जा सकते हैं अब। दरबार खाली हो गया। हूर का हाथ थामकर अर्शमान इस वक्त दरबार के साथ बनी हुई बालकोनी में खड़ा था। हूर हमको एक बात आज हूर हम आपको एक बात बता दें कि जब तक आप खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। आपके पास कोई जादुई ताकत नहीं, मगर आप रानी हैं और आपके पास दिमाग है जिसका बर वक्त इस्तेमाल आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा लेगा। हूर को अपने सार में लेकर इसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर अर्शमान इसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था। अर्शमान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझे किसी तख्त पर बैठना है, उन लोगों के लिए फ़ैसले लेने हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत आम सी थी, जिसमें एक हंसती मुस्कुराती फैमिली का तस्वर था। अभी हमारा ख़ानदान वैसा ही होगा, बस हम पर जिम्मेदारियाँ हैं थोड़ी ज़्यादा। अर्शमान, हमारे बच्चे के इंसान होंगे। हाँ, वो इंसान भी होंगे और परीज़ाद भी। इनके पास आप जैसी खूबसूरती होगी और मुझ जैसी ताकतें। हूर ने अर्शमान की बाहों का हार तोड़ा और इसकी तरफ मोड़ी। आपने अभी तक मुझे अपने पार नहीं दिखाए। अर्शमान इसकी बात पर हंसने लग गया। आपको देखना है कि आपके शोहर मोहतरम के पर कैसे हैं? जी बिल्कुल, मुझे देखना है। अर्शमान हूर का हाथ छोड़कर पीछे और बालकोनी के पास आया। अर्शमान ने बालकोनी पर चढ़कर हूर को देखा, फिर नीचे छलांग लगाई। हूर आगे आई तो अर्शमान अपने परों समेत ऊपर आया। सफ़ेद और भूरे रंग के मलाब से अर्शमान के पर बने हुए थे। अर्शमान के परों पर तितलियां बनी थीं। अर्शमान हूर के पास आए और अपने पर हिलाए। बहुत सारी चमक हूर के ऊपर गिरी। हूर ने हंसते हुए अर्शमान का बाजू पकड़ा। हूर अर्शमान के सीने पर हाथ रखकर इसके दिल की धड़कन महसूस करने लगी। फिर अपने हाथ अर्शमान के परों पर लाई और इसके परों को हाथों से चेक किया। हूर ने शरारत से अर्शमान के पर खींचे। सालों लड़की दर्द होता है सच में, तो और नहीं तो क्या। आओ तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अर्शमान ने हूर को मुस्कुरा कर कहा। जी नहीं, मुझे गिरा दिया तो फिर क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? रानी हूर अर्शमान हूर बालकोनी के किनारे पर खड़ी अर्शमान की आंखों में देख रही थी। हूर को अर्शमान की आंखें बहुत पसंद आई थी, जिनमें चमक रहती थी। जब ये हूर के करीब आता, हूर ने अर्शमान की आंखों पर हाथ फेरा। अर्शमान ने हूर के हाथों को थामकर इन पर प्यार किया। हूर ने बालकोनी के पल्ले पर हाथ रखा और ऊपर आ गई। अर्शमान ने इसे थाम लिया।
आसमान हम हवा में हैं। हूर नीचे देखकर बोली, जी बिल्कुल हम हवा में हैं और अभी हम सारी रियासत की सैर करेंगे। आसमान इसे थामे उड़ा तो हूर की खुशी और खौफ के मिले जुले एहसास से चीखे निकले। मज़ा आ रहा है आसमान, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं बचपन से ये सब करता आ रहा हूँ, मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ये आम बात है। और आसमान हूर को थामे बहुत सी चीज़ें बता रहा था। फिर ये दोनों एक खूबसूरत आबशार के पास उतरे। अर्शमान ने अपने पैर बंद किए। अर्शमान, यहाँ कितने खूबसूरत आबशार है ना? जी हाँ, और मुझे अच्छा लगता है अपनी रानी के साथ इन सब चीज़ों को देखने का। अर्शमान ने आबशार का पानी हूर के ऊपर फेंका। हूर ने भी जवाब में पानी अर्शमान के ऊपर फेंका। दोनों इस लम्हे के शहर में गुम थे, ये जाने बगैर कि जुदाई उन्हें बहुत दूर देर से देख रही है। 3 माह गुजर गए थे कि हूर को इस दुनिया में आई जो इसके अपनों से दूर थी, मगर इसे यहाँ भी बहुत से अपने मिले। आज सुबह से इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फौजिया खातून ने हूर के लिए एक हकीम औरत को बुलाया। फौजिया खातून काफ़ी देर से ख्वाबगाह के बाहर इंतज़ार कर रही थी। जब हकीम खातून आई, आपके लिए खुशखबरी है। मलका, क्या खुशखबरी है? रानी साहबा उम्मीद से हैं, इस महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खबर सुनाने के लिए। मुलाजमा, फ़ौरन जाओ, पूरे महल में खबर कर दो कि महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून खुशी 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 हूर के पास गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया वालदा। आसमान को जब ये बात पता चली तो इसकी खुशी का ठिकाना ना था। हूर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इस महल में आसमान हाथ में खाने की प्लेट लिए बैठा था, जो हूर बहुत मुश्किल से खा रही थी। आजकल हूर बिस्तर की ही होकर रह गई थी। हूर को उम्मीद से हुए 5 माह हो गए थे और आसमान इसका हर लम्हे ख्याल रखता था। हूर, थोड़ा सा खा ले। आसमान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हूर, अगर आप खाएंगी तो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे? चलें शाबाश, थोड़ा सा खा ले। आसमान, आज ना जाने क्यों मेरा दिल परेशान है, जैसे कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्शमान, मुझे लगता है कुछ गलत है। आप शायद अपने वालिद घर वालों को याद करती हैं। हम जाएंगे वहाँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब तक के लिए आप आराम करें। आसमान हूर को खाना खिलाए चला गया। हूर बहुत आराम से सो रही थी जब इसे महसूस हुआ इसके पास कोई आया है। इसे लगा आसमान है। आने वाले ने हूर की आंखों पर हाथ रखा। हूर ने ये हाथ उठाया तो सुल्तान इसके सामने खड़ा था। सुल्तान है शहजादी, आपका शहजादा सुल्तान। सुल्तान ने हूर की आंखों पर दोबारा हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। सुल्तान ने हूर को उठाया और इस महल से चला गया। हूर की आंख धीरे धीरे से खुल रही थी। हूर को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ। हूर का दिमाग बेदार हो रहा था। हूर को याद था कि ये अपने महल में अपने कमरे में सो रही थी, मगर ये कमरा कुछ अजीब सा था। जहाँ पर वैसे ही सेटिंग थी जैसे इसके पुराने घर में थी, इसकी अपनी दुनिया में। हूर ने इर्द गिर्द देखा तो ये एक कुशादा कमरा था, जिसके अंदर ये बेड पर लेटी हुई थी और इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में सामने एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी जिसमें हूर की अपनी ही तस्वीर थी। अर्शमान, अर्शमान। हूर ने अर्शमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि शायद वो कहीं से आ जाए, मगर इसका नामो निशान भी नहीं था। इतने में दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाला और कोई नहीं, सुल्तान था, जिसने बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे और इसका अंदाज भी इस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। अरे अरे शहजादी, आप उठिए, माता आपकी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर भी अभी यहाँ से होकर गया है और इसने बताया कि आपको रेस्ट की देर से ज़रूरत है। हूर ने सुल्तान को देखा तो उसके दिमाग में सब यादें दोबारा आने लगी। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने महल में थी ना। आप इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं। मैं आपको आसमान की कैसे आज़ाद कर लाया हूँ? मैं यहाँ इंसानी दुनिया में अपनी ताकतों से रह सकता हूँ। आप आना जाना यहाँ आना जाना है मेरा, इसलिए मैं आपको अपने घर यानी हमारे घर लाया हूँ। हूर के पास उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए इसने लेटे ही सुल्तान को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है शहजादे सुल्तान? मैं बादशाह आसमान की मलका हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे महल से लेकर आने की? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? बादशाह पर आपका कोई हक नहीं है। बादशाह आसमान ने आपको मुझसे चुराया है। अगर बादशाह आसमान ना आता तो सबसे पहले आपका और मेरा निकाह होता और ये बच्चा मेरा होता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? किसी की बीवी हूँ और बच्चे की माँ। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरा निकाह आसमान से हुआ है और मैंने अपनी ज़िंदगी अपना ली है, जिसमें तुम जैसे इंसान की कोई गुंजाइश नहीं बाकी नहीं बचती। सुल्तान ने हाथ में उठाई हुई खाने की ट्रे मेज़ पर रखी। आपसे पहले कौन मिला था? शहजादी, मैं, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का हक भी मेरा है। मैं आपको आपके माँ बाप के पास ले जाऊँगा, मगर वहाँ सबको यही बताना है कि मैं आपका शोहर हूँ और ये मेरा बच्चा है।
मैं आपको वापस अपने साथ अपनी रियासत में ले जाऊंगा, फिर हम शादी करेंगे। मैं अर्शमान की बीवी हूँ, तुम मुझे सब नहीं कर सकते। अर्शमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हूर ने कदरे चीख कर कहा, अर्शमान के यहाँ आने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं, और अब जब मेरे साथ इतना अरसा रहेंगी तो अर्शमान आपको कभी कबूल नहीं करेगा, ना ही अर्शमान की रियासत के लोग। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? सुल्तान ने हूर के हाथ से ड्रेप उतारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और बेफिक्र रहें, मेरी सास से अब कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरी शहजादी ही बनेंगी और बाद में रानी। रही इस बच्चे की बात तो इसको अपना लूँगा मैं। जो चीज़ आपकी है इससे मोहब्बत लाजम है मेरी। अर्शमान आ जाएंगे, मुझे यकीन है। वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और वो मुझ पर एतबार भी करेंगे। जो होना होगा वो हो जाएगा। शहजादी उठें और खाना खाएं। शाम को आपके माँ बाप की तरफ चलेंगे और वहाँ आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वरना लोग सवाल करेंगे कि आपसे कि ये बच्चा किसका है, उसकी और किस रिश्ते से आप मेरे साथ हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और आप मुझे अच्छा तस्वर भी ना करें। मैं सिर्फ आपके लिए इतना नरम हूँ और आपकी खातिर ये सब कर रहा हूँ। हूर को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कमर में, इसलिए खामोशी से ये उठकर बैठी। वो सुल्तान का लाया हुआ खाना खा लिया। सुल्तान इसके बाद हूर के लिए अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर लाया और इसको कहा कि उठ और अपने कपड़े तब्दील कर ले। वो जानती थी कि अपने माँ बाप के घर जाकर भी इसे एक तवील मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इसे यही समझ रहे होंगे कि ये घर से भागी हुई है। माँ बाप ने तो शायद यकीन कर लिया हो इसके खत पर, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। अर्शमान कमरे में आया, इसको हूर कहीं भी नजर नहीं। अर्शमान ने गुलबहार के साथ हूर को हर जगह ढूंढा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हूर कहाँ जा सकती है, और की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और अब ना जाने कहाँ चली गई थी। फौजिया बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो तकरीबन सारे महल में हूर को तलाश कर रही थी। अर्शमान आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। अर्शमान का एक खास मुलाजिम इसके पास आया। वो जो खबर इसने अर्शमान को दी इससे सख्त गुस्सा आ गया। इसने अर्शमान को बताया कि इंसानी दुनिया तक जाने के तमाम रास्ते जाते जाते सुल्तान बंद कर गया है और यहाँ से रानी को अपने साथ ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम किए थे। बादशाह सलामत आपने इंतजाम तो किए थे, मगर सुल्तान ने किसी तरीके से रानी तक रसाई हासिल कर ली। मैं नहीं जानता इसने क्या किया, मगर कुछ ऐसा इसने रानी को दिया जिसकी बदौलत वो रानी तक रसाई हासिल कर गया। मुझे रानी तक पहुंचना है। मैं उन्हें सुल्तान के भरोसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बादशाह अब जाते हैं बादशाह आप जानते हैं ना कि इंसानी दुनिया तक जाना कुछ लोगों के लिए मुमकिन है, हमारे यहाँ और कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं गए। सुल्तान ने जाते जाते आपके वहाँ जाने के रास्ते बंद कर दिए। अगर आप कोशिश भी करें तो वक्त लगेगा। मेरी रानी है इसके पास, इसकी रियासत में बादशाह शहरयार को पैगाम भेजो कि मैं इनके बेटे को इसकी बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। हालात कशीदा हो जाएंगे। बादशाह शहरयार अगर अपने बेटे का साथ देंगे, जानता हूँ मैं सब, मगर बादशाह शहरयार कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे भी नहीं जानते। वो मुझे भी जानते हैं और खुद को भी। तुम पैगाम भेजवा दो उन्हें और जल्द से जल्द मैंने अपनी रानी के पास जाना। इनकी हालत ठीक नहीं थी। रानी के गुम होने के बाद किसी को भी पता न चले। जी बादशाह सलामत। अर्शमान अपने तख्त पर बैठा था। सुल्तान जाते जाते इसे कितनी बड़ी तकलीफ दे गया। सुल्तान ने इसके साथ एक गेम खेली थी। जाते जाते वो तमाम रास्ते बंद कर गया था कि ये रानी तक पहुंच ना पाए, मगर अर्शमान भी जानता था किस तरह सुल्तान तक पहुंचना है। हूर को इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश इसके पास कोई ताकत होती और ये अर्शमान के पास चली जाती। अगर हूर अपने माँ बाप के पास अर्शमान के साथ आती तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मगर आज सुल्तान के साथ आकर इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने अर्शमान के साथ बेवफाई कर दी है। मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। हूर को दरवाजे के सामने लाकर सुल्तान ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से हूर की वालदा निकली। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? आ गई वापस। मेरी शहजादी ठीक तो है ना? हूर की वालदा फ़ौरन इसके पास से और इसे सीने से लगा लिया। हूर ने जैसे ही अपनी वालदा को देखा इसने रोना शुरू कर दिया। सुल्तान जो पीछे खड़ा हुआ था ये आगे आया और हूर के कंधे पर हाथ रखा, जो इसने गुस्से से झटका। ये कौन है? हूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूर का शोहर हूँ। हूर आप सबको बहुत याद करती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मिलवाने लाऊं आपसे। हूर ने रोते हुए सुल्तान को देखा, जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। मेरी बच्ची कितना याद किया हमने। तुम कहाँ चली गई थी? एक खत मिला था हमें तुम्हारा। इसके बाद कोई लड़की मिलने आई थी तुम्हारे पापा से। तुम्हारे बारे में बताया इसने। किस जगह थी तुम? मैं परियों की दुनिया की रानी हूँ माँ। मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ और वो बिल्कुल अलग दुनिया है।
तहरीम भी घर के अंदर थी। जब इसने घर के अंदर देखा कि माँ इतनी देर से नज़र नहीं आई तो वो फ़ौरन ही बाहर आई। दरवाजे के सामने अपनी बहन को एक लड़के के साथ खड़ा देखकर तहरीम हैरान हो गई। फिर फ़ौरन इससे आगे आई और हूर को गले लगा लिया। हूर, कहाँ थी तुम मेरी जान? अब की सारी बातें आप लोग दरवाजे पर करेंगे कि अंदर भी आने देंगे? आज वो तहरीम हूर को थामे अंदर लाई। हूर की वालदा बार बार रो रही थी। सुल्तान भी इसके साथ ही अंदर गया। सुल्तान सोफे पर बैठा। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इस दुनिया का नहीं। अपनी आंखों से नीले रंग के लेंस लगाए थे इसने। हूर तो उम्मीद से है। तहरीम ने अपनी बहन की चादर के अंदर छुपे सरापे को देख लिया। जी, अब भी 5 माह हो गए हैं। यहाँ कितनी गर्मी है ना अभी? गर्मी नहीं है यहाँ अभी तो हमने कोई पंखे भी नहीं लगाए। सर्दी शुरू होने वाली है। मैं जिस जगह रहती हूँ ना वहाँ बहुत सर्दी है। मुझे यहाँ पर सर्दी महसूस ही नहीं होती हो रही। सुल्तान इनकी बातें सुन रहा था। हमने जब तेरा खत पढ़ा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मगर खाते ही अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली कि बाबा को यकीन करना ही पड़ा। फिर एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी रियासत में से थी। इसके पास भी कुछ ऐसा था कि बाबा को यकीन ही करना पड़ गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। हाँ, वो लोग मुख्तलिफ हैं। कोई परी हो? आप मुझे बताएं ना। मुझ पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना मेरे बारे में? हाँ, वो लोग मुख्तलिफ हैं। शायद कोई परी हो। आप मुझे बताएं ना, पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना मेरे बारे में? नहीं, बाबा ने किसी को पता ही नहीं लगने दिया। सबको यही बताया कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी है जो तुम्हें लेकर दूसरे शहर चला गया। अब भी मैंने आप सब लोगों को बहुत याद किया। मुझे यहाँ की बातें भूलने लगी थी। वहाँ रहकर आप सबके साथ मुझे लगता था कि कुछ अरसे में मैं आप सबके चेहरे मुझे भूल जाएंगे। हमने भी तुझे बहुत याद किया। ये तेरे शोहर हैं? जी, मैं इनका शोहर हूँ। मैंने हूर को कहा था कि इसके वालिदैन से मिलवाने लाऊंगा तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहाँ आया जाए। अब भी मैं अब यहाँ ही रहूँगी कुछ दिन। नहीं शहजादी, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप जानती तो है ना कि हमें महल वापस जाना है। वो सब लोग आपके मुंतज़िर हैं। वो ठीक कह रही है। इसे कुछ अर्सा हमारे पास रहने दें। बच्चे के पैदा होने के बाद आप इसे ले जाइएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। शहजादी का जो घर है उन्हें अब वहाँ ही रहना होगा। बेफिक्र रहें, ये मिलने आती रहेंगी। हूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे कबूल कर लें कि इनकी बेटी अब सच में इनके साथ नहीं रह सकती। हूर के वाले शाम को घर आए तो हूर को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा बच्चा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अगर है तो अपने बाबा को बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पापा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस शुरू में थोड़ी मुश्किलात होती थी, मगर अब फिर मेरी सास और शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान मेरी बेटी की हिफाजत के लिए, मगर आपने ये अच्छा नहीं किया क्यों मेरी बेटी को हमसे दूर करके? तुम जानते हो ये हमारी लाडली बेटी है। आज तक एक खराश भी इसे हमने नहीं आने दी। मैं अपने हर अमल के लिए माजरत पाऊँ, मगर मैं मजबूर था। मैं अपनी पहचान आप लोगों को नहीं बता सकता था। मुझे उम्मीद है आप लोग अब भी हमारी पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बस हमारी बेटी को हमसे मिलवाने लाते रहना। जी ज़रूर। पूरे सब में बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये अपने वालिद को कैसे बताती कि सुल्तान, इसका कुछ नहीं लगता। इसका शोहर तो अर्शमान है, मगर पहले ही सब कुछ कबूल करना हूर के वालिदैन के लिए मुश्किल था। और ऊपर से ये सब कुछ हूर जानती थी सुल्तान इसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा और बहुत जल्द अर्शमान इसके पास होगा। हूर अपने माँ बाप के साथ 1 हफ्ता रही। बारिश बहुत तेज़ बरस रही थी। हूर को याद था कि अर्शमान इसे सर्दी में बाहर नहीं जाने देता था। अर्शमान को याद करते ये रोने लगी। बेबी, हम जल्द ही बाबा के साथ होंगे, तुम परेशान मत हो। वो रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। अर्शमान का इंतज़ार न जाने कितना तवील होना था। हूर को सुल्तान की कैद में रहते हुए बहुत अरसा हो गया। अब तो वो वक्त जल्द आने वाला था जब इसका बच्चा इसके साथ होता। और इसे अब इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि न जाने इसका बच्चा अपने वालिद को देख भी पाएगा या नहीं। ये रोज़ अर्शमान को पुकारती और कहती कि जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुल्तान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता कि हूर को किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर हूर सिर्फ और सिर्फ अर्शमान को ही याद करती। अपने वालिदैन के यहाँ से आने के बाद ये इसी घर में रखे थे जहाँ इसे सुल्तान लेकर आया था। सुल्तान अभी भी हूर के पास इसके कमरे में आया था। कुछ खा लो, यूँ भूखा रहकर तुम अपने ही नुकसान करोगे। मुझे मेरे अर्शमान के पास वापस जाने दो। तुम जो कहोगे वो तुम्हें देंगे। तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे अर्शमान के पास वापस जाने दो। नहीं, और मैं तुम्हें अर्शमान के पास वापस नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूँगा। मुझे कैद करके तुम खुद से मोहब्बत करने पर
मजबूर नहीं कर सकते। कोई इंसान इस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जो इसके साथ यूँ ज़बरदस्ती करे। मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूर, मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होकर रहना है। हूर सुल्तान की बात पर रोने लगी। गुजरे कुछ महीनों में ये ऐसे ही रोती रही। इन गुजरे कुछ महीनों में ये ऐसे ही रोती थी। अर्शमान ने इसे कभी रोने नहीं दिया था। अब इसे लगने लगा कि अर्शमान से दूर रहकर ये जिंदा नहीं रह पाएगी। अर्शमान अपने खास मुलाजम के साथ खड़ा हुआ था। इसने अपने मुलाजम को कहा था कि ये कोशिश करेगा इंसानी दुनिया में जाने की, मगर इससे शायद इसको नुकसान भी हो सकता था, मगर हूर के लिए कुछ भी कर सकता था। बादशाह सलामत, अगर आप इस मरतबा नाकाम हो गए तो फिर आप बहुत देर बाद कोशिश कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इस दफ़ा कामयाब हो जाऊंगा। तुम बस देखो, यहाँ पर मैं अगर अपनी हूर के पास चला गया तो इसे लेकर ही आऊँगा। अर्शमान अपने मुलाजम को कहकर अपने कमरे में चला गया। इसके बाद दोबारा इसकी आंख खुली तो ये इंसानी दुनिया में था। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब था, मगर अर्शमान को एक बात की खुशी थी कि ये अपनी हूर के बहुत करीब है। इसे यकीन ही नहीं था कि इंसान दुनिया में आ पाएगा। ये कब से कोशिश कर रहा था जल्द जल्द हूर के पास पहुँच जाए। वो ये हूर के पास ही पहुँचने वाला था। अर्शमान इर्द गिर्द देख रहा था। सबसे पहले इसने अपने जादू से अपने कपड़े तब्दील किए। इसके बाद हूर के पास जाना इसका सबसे पहला मकसद था। ये जानता था कि सुल्तान दुनिया में मौजूद है और कहीं नज़दीक ही है। अर्शमान अब अपनी रानी के बारे में जान रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि वो यहाँ ही नज़दीक है कहीं। हूर बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अर्शमान इसके बहुत करीब है। कहाँ हैं आप अर्शमान? जल्दी से आ जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को जो सबसे पहले उठाए वो आप हो। हूर ने रोते हुए अर्शमान को पुकारा। सुल्तान जो किचन में खड़ा हुआ रात का खाना बना रहा था वो बाहर लॉन्च में आया तो किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। अभी ये कुछ सोचता इससे पहले दरवाज़ा धाड़ से खुला। अंदर आने वाला अर्शमान था। बादशाह अर्शमान। सुल्तान ने अर्शमान की तरफ देखा जो गुस्से से अंदर आया। अर्शमान ने अंदर आते ही सबसे पहले सुल्तान को अपनी ताकत से नीचे गिराया। सुल्तान भी शायद तैयार था इस बार। सुल्तान ने अपने हाथ आगे किए जिससे रोशनी निकली और अर्शमान की तरफ गई। अर्शमान को भी झटका लगा। इस बार नहीं हारूंगा मैं। शहजादी मेरी होगी बादशाह अर्शमान। मैंने उन्हें सबसे पहले देखा, पसंद किया और अपनी दुनिया में ले गया। तुम होते कौन हो रानी के बारे में ऐसी बात करने वाले? वो शुरू से मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते से दूर हो, मगर शायद अभी मुझे बेहतर तरीके से जानते नहीं। अर्शमान ने दोबारा रोशनी सुल्तान की तरफ फेंकी। सुल्तान ने भी इसे रोका। नहीं बादशाह अर्शमान, शुरू से ही तुम्हारा रवैया लोगों के साथ ऐसा ही था। जो चीज़ अच्छी लगी इसे अपना लिया, मगर हूर कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि जीती जागती इंसान थी। तुमने कभी किसी के एहसासात का ख्याल नहीं किया। मुझे तो जैसे इंसान से मह मुझे तुम जैसे इंसान से हमदर्दी भी नहीं। सुल्तान तुम जैसे नहीं जानते। तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इस शख्स के बेटे हो जिसने आज तक अपनी बीवी को दुनिया से दूर रखा, तो कैसे तुम किसी को खुश रख सकते हो? मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर तुम जैसे लोग प्यार का मतलब भी नहीं जानते। इनके नज़दीक सिर्फ अपनी ज़ात अहम है। वो जिसे शोर की आवाज़ आ रही थी बहुत देर से ये कमरे से बाहर आए। कमरे से बाहर इसे जब अर्शमान नजर आया तो वो रोते हुए बोली, अर्शमान। अर्शमान की नज़र हूर पर पड़ी। पीले रंग की शलवार कमीज पर चादर को अपने इर्द गिर्द और सर पर इसने अच्छे से फैला रखा था। अर्शमान हूर की तरफ आया। मेरी जान, मेरी रानी हूर। अर्शमान ने हूर को अपनी बाहों में भरा। अर्शमान ने हूर के चेहरे पर प्यार दिए और इसकी आंखों को देखा जो वीरान थी। अर्शमान ने हूर के पेट पर हाथ रखा और यकीन किया कि इनका बच्चा ठीक है। ठीक हो ना मेरी जान? आप जानती हो मैंने ये वक्त कैसे गुजारा। मैंने पल पल यहाँ आपके पास आने के लिए लम्हे गिने हैं। बहुत हो गया है इमोशनल ड्रामा। तुम जानते हो बादशाह अर्शमान, तुम्हारी बीवी कितना अरसा मेरे पास रही है। क्या अब भी तुम इसे अपनाने को तैयार हो? पूर्ण ने आंसू भरी आंखों से अर्शमान को देखा। अर्शमान, अब मुझ पर शक मत करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा आपने मुझे छोड़ा था। अर्शमान ने हूर के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। मैं जानता हूँ ये घटिया शख्स जो कह रहा है वो सच नहीं है। वैसे भी मैंने आपसे इश्क किया है मेरी रानी। आपकी हर तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे खुद ही हो जाता है। आप पर जो भी तकलीफ़ आती है मुझे इसका इल्म पहले से ही होता है। सुल्तान ने हूर को अर्शमान के पास देखा तो ये सब कर गया कि मगर जब इसे मालूम हुआ कि अर्शमान सच में हूर को नहीं छोड़ेगा तो इसने अर्शमान पर वार किया।
अर्शमान हूर की चीख निकली। अर्शमान ने हूर को अपने सीने में छुपाया। अर्शमान गुस्से से पीछे देखने लगा, फिर अपने सुल्तान की तरफ आया, हूर को साइड पे करके। तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमने पहली जुर्रत की मेरी रानी को तकलीफ पहुंचाने की। अब तुम मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत कर रहे हो। बादशाह अर्शमान कभी भी अपने मुजरमों को माफ़ नहीं करता। अर्शमान की आंखें इस वक्त खौफनाक हद तक सुरख थी। वो ये सुल्तान की तरफ आ रहा था। सुल्तान भी पहले से तैयार था, इसलिए ये भी अर्शमान की तरफ आने लगा। हूर पीछे खड़ी सब देख रही थी। हूर के देखते ही दोनों में सख्त लड़ाई हुई। हूर के चीखें निकल गई जब इसने अर्शमान का खून निकलते देखा। अर्शमान और सुल्तान दोनों ही ताकतवर थे और इस लम्हे दोनों ही सख्त गुस्से में थे। अर्शमान ने वार किया, सुल्तान नीचे गिरा। अर्शमान ने सुल्तान का बाजू थामा और झटका देकर खींचा। रोशनी के निकलते सुल्तान को समझ आया कि इसके साथ हुआ क्या है। ये तुमने क्या किया? अर्शमान ने सुल्तान की सारी ताकतें ले ली। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। ये ना सिर्फ अपनी रियासत के लोगों को तकलीफ दी तुमने, बल्कि मेरा बादशाह अर्शमान का मुकाबला करने की कोशिश की। हम हमसे तुम्हारी सारी ताकतें वापस लेते हैं और 10 साल के लिए तुम अपनी रियासत, अपने घर नहीं जा सकते। 10 साल तुम्हें इसी दुनिया में रहना है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बादशाह अर्शमान, तुम मुझसे मेरी ताकतें नहीं छीन सकते। मैं चाहता तो तुम्हें ख़त्म भी कर सकता था, मगर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। अब जब भी तुम सोचा करोगे कि तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसके साथ मुकाबला करने का सोचा था। अर्शमान हूर की तरफ बढ़ा जो रो रही थी। चले रानी हूर सुल्तान की तरफ आई। मैंने तुम्हें कहा था ना सुल्तान के इसको कभी कैद नहीं कर सकते। मुझे दुख है तुमने अपने ज़िद और अना के पीछे खुद को तबाह कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अपने माँ बाप से मिलोगे तो एक नए इंसान बनकर मिलोगे। यहाँ इंसान तुम्हें बहुत कुछ नया सिखा देंगे। सुल्तान ने हूर को देखा। वो जानता था कि शायद आप कभी दोबारा इसे देख ना पाए। अर्शमान सुल्तान मुझे मेरे वालिदैन के पास लेकर गया और यही जाहिर किया कि मेरा शौहर है ये। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, मगर आप साथ होंगे तो वो क्या सोचेंगे? अर्शमान हंसने लग गया। शायद आप भूल गई हैं कि आपके शौहर मोहतरम इंसान नहीं है। मैं उन्हें इस बात की याद ही भुला दूंगा कि वो सुल्तान से मिले थे। उन्हें ये याद होगा कि वो मुझसे मिले। सुल्तान को छोड़कर ये दोनों अपनी दुनिया में चले गए। सुल्तान भी हूर से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर शायद वो एक चीज़ भूल गया था, इसको कभी कैद नहीं किया जाता, ये तो आज़ाद रहने का आती है। हूर अपने वालिदैन से मिल रही थी और अब ये जानती थी कि बहुत अरसे तक ये इनसे मिल नहीं पाएगी। इसके वालिदैन की याददाश्त में अर्शमान इसके शौहर के तौर पर याद रह गया था। एक नई दास्तान रकम हुई। सुल्तान अपने इश्क के पीछे सब कुछ गवा गया और अर्शमान ने सब कुछ पा लिया। वो बाबा जो हूर के वालिद के पास आता था वो कुछ भूल गया था। हूर सुल्तान को नहीं अर्शमान को मिले थे और इन दोनों की एक नई कहानी शुरू हुई थी। 10 साल बाद महल में साहल के पीछे भागते हुए हूर थक गई थी। ये इसका छोटा बेटा था जिसने इसे पैदा होने के बाद से आराम से बैठने नहीं दिया। रानी साहबा आराम से आप गिर जाएंगी। गुलबहार तुम अपने शहजादे को भी तो देखो, मुझे कितना तंग करता है। आज आने दो ज़रा, अर्शमान को शिकायत लगाऊंगी उन्हें। हूर के 4 बच्चे थे, 2 शहजादियाँ और 2 शहजादे। हूर ने इन गुजरे सालों में इस जगह को अपना बना लिया था। यहाँ के लोगों के साथ साथ बादशाह, शहरयार और मलका बहुत बार हूर से मिलने आए कि इनके बेटे को माफ़ कर दे। शुरू शुरू में तो फौजिया खातून हूर को इनसे दूर ही रखती। फिर एक दिन हूर इनसे मिली और अर्शमान को कहा कि इनके बेटे सुल्तान को माफ़ कर दे। आज 10 साल बाद सुल्तान अपनी रियासत वापस आया था, साथ इसकी ताकतें वापस मिली थी, मगर अर्शमान ने सुल्तान को कह दिया था कि इस बार अगर कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो इसे हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। सुल्तान ने एक लड़की से इंसानी दुनिया में शादी की जिसको मदद में ज़रूरत थी। वो लड़की 2 बेटों को पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई। सुल्तान आज भी हूर को याद करता है। ये रियासत वापस आया वो अपने 2 बच्चों के साथ। जिस लड़की से इसने शादी की थी वो इसकी मजबूरी थी और इनका साथ भी बहुत काम था। खिड़की के पास खड़े सुल्तान से आसमान को देख रहा था। आसमान पर आज भी आतिशबाजी हो रही थी और ये जानता था कि ये क्यों हो रही है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को हासिल करके हम अपना नहीं सकते, मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हासिल करके भी हम अपना नहीं पाते। हूर आज भी इसी आबशार के पास खड़ी थी जहाँ शादी की पहली रात खड़ी होकर इसने अपने शौहर के हाथ से फूलों का जेवर पहना था। आज इनकी शादी को 11 साल गुजर गए थे। हूर याद है हमने इस जगह से अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी।
क्या हम जानते थे कि ज़िंदगी में इतना कुछ बदल जाएगा? नहीं अरशमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी। मगर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि इश्क कभी कैद नहीं हो सकता। वो तो आज़ाद है, वो कभी भी अपने महबूब को तकलीफ़ नहीं दे सकता। अरशमान ने हूर की आंखों पर प्यार दिया। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया रानी हूर अरशमान। मेरी ज़िंदगी भी हसीन बनाने का शुक्रिया बादशाह अरशमान। हूर अरशमान के सीने से लग हूर अरशमान के सीने से लगी सामने होने वाली आतिशबाजी को देख रही थी। ये जानती थी कि बहुत कुछ बदला था और बहुत कुछ बदल जाएगा मुस्तकबिल में, मगर एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो अरशमान और इसका प्यार था। इश्क में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ये तो हो जाता है। जिस चीज़ को सख्ती से थामा जाए वो टूट जाती है। यही मिसाल इश्क की भी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सुनने को मिलते रहें इस तरह के नए नए और दिलचस्प नावल। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।